दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशन इन हिंदी में। जैसा कि हम आपको आज जो है क्लास 12th के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज। तो सेकंड चैप्टर हमारा जो है कि है मुद्रा, आशय, कार्य एवं महत्व। आज हम मुद्रा के बारे में जानेंगे कि मुद्रा क्या होती है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए, मुद्रा शब्द की उत्पत्ति के संबंध में दो धारणाएं प्रचलित हैं। एक विचारधारा के अनुसार और एक लैटिन भाषा के अनुसार, जिसे कि मोनेटा से बना है। लैटिन भाषा हमारा जो है, कहा जाता है कि रोम में जूनो देवी के मंदिर में मुद्रा का निर्माण का कार्य हुआ करता था और जो देवी हमारी जूनो थी वही मोनेटा के नाम से पुकारा जाता था, जिसकी वजह से हमारा ये जो लैटिन भाषा है इसे जो है कि मोनेटा शब्द दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने मनी शब्द को लैटिन भाषा के ही शब्दों से संबंधित मतलब कि इसे किया है, जो कि कई शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है पशु संपत्ति। पहले के हमारे समय में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले के समय में जो है कि हमारे पास उतनी ज़्यादा मुद्राएं नहीं होती थी, तो हम पशुओं से अपनी संपत्ति किया करते थे। पशुओं को हम लोग बेचा करते थे, या पशुओं के दूध को, उनके चारों को उगा के इसके बाद हम लोग उसका जैसे कि हम लोग उसका आदान प्रदान किया करते थे, जिससे कि हमारी जीवन यापन चला करता था। प्राचीन काल में विश्व के लगभग सभी देशों में पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया था और रोम में भी ऐसा हुआ करता था। जैसे कि रोम का जो देश था वहाँ पे भी पशुओं का हम लोग मुद्रा के रूप में प्रयोग किया करते थे कि अगर हमें कुछ चीज़ खरीदना हो, हमारे पास उतना पैसा ना हो, तो हम अपने उन पशुओं को उनको दे दिया करते थे और उसकी जितनी हमारे पास मुद्रा या कुछ भी हुआ करते थे उसके बदले में हम उससे ले लिया करते थे। अतः मुद्रा और पशु एक ही अर्थ हैं प्रयुक्त हुए, अर्थात मुद्रा पशु संपत्ति का पर्याय हुई है। इस दृष्टि से मुद्रा का शब्द अति पुरातन काल में जो है कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। जैसे कि पहले समय मुद्रा नहीं हुआ करती थी तो हम वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ है कि जब दो व्यक्ति अपनी अधिक न की आवश्यकता से अधिक वस्तु को जो है कि वो प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जो आवश्यकता से अधिक वस्तु जो उनको चाहिए उसको वो लोग आदान प्रदान कर दिया करते थे। अब हम आगे देखेंगे मुद्रा की परिभाषा के बारे में। मुद्रा सर्वाधिक सुपरिचित वस्तुओं में से एक है जिसका हम व्यवहार करते हैं। जो हमारी ये मुद्रा है, ये हमारी जितनी भी जो है कि वस्तुएं हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हम मुद्रा के बारे में ही जानते हैं कि मुद्रा हमारे लिए कितनी उपयोगी है। आज मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन में एक आवश्यक एवं अभिन्न अंग बन चुकी है। हमारे जीवन में जैसे हम लोग शरीर से सांस लेते हैं, तो ये जो सांस हम लेते हैं ये हमारे शरीर के अंग का एक हिस्सा बन गया है। उसी तरह से मुद्रा भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, किंतु इनको संक्षिप्त एवं वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करने का कार्य अत्यंत दुरूह है। जैसा कि ये बहुत ही ज़्यादा जैसा कि ये जो मुद्रा है हमारा, इसका अत्यंत दुरूह इसलिए हो गया है क्योंकि मुद्रा की इतनी ज़्यादा परिभाषाएं हो गई हैं कि मुद्रा को हम बता नहीं सकते कि मुद्रा के बारे में हम मुद्रा हमारे जीवन में क्या क्या महत्व रखती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। जैसे कि हमारे जो है कि इतने जो अर्थशास्त्री लोग थे, इन लोगों की दृष्टि से ये हमारी जो मुद्रा है ये कई भागों में इन लोगों ने विभाजित कर दिया है मुद्रा की परिभाषा को। आगे आइए हम बताते हैं उसके बारे में। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से मुद्रा की विभिन्न परिभाषाओं को निम्नांकित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि मुद्रा की भाषा जो परिभाषा है इसको कई प्रकार से, पहला तो जो है कि विस्तार के आधार पर दिया गया है और दूसरा प्रकृति के आधार पर दी गई है। विस्तार के आधार पर हमने यहाँ पर तीन जो है कि देखते हैं परिभाषाएं। एक संकुचित परिभाषा, दूसरी विस्तृत परिभाषा, तीसरी उचित परिभाषा, जिसे रॉबर्टसन ने दिया है और इसे हर्टले वीदर्स ने दिया है और उचित परिभाषा को मार्शल एली ने दिया है। और जो हमारी प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषा है ये जो है कि वर्णनात्मक परिभाषा है, और दूसरा जो है वैधानिक परिभाषा के माध्यम से दिया गया है, और तीसरा जो है सामान्य स्वीकृत के आधार पर, जिसे कि हमारे कैंट, एली, सेलिगमैन इन्होंने दिया है। आइए हम आगे बात करते हैं।
अब विस्तार के आधार पर जो दी गई परिभाषा है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहला तो हमारा था संकुचित परिभाषा। इस वर्ग में प्रमुख रूप से रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा को रखा जाता है। रॉबर्टसन तथा उनके समर्थकों का विचार है कि विस्तृत क्षेत्र में भुगतान के लिए स्वीकार की जाने वाली वस्तु मुद्रा है। मतलब कि रॉबर्टसन ये चाहते हैं कि उनका जो समर्थन और विचार है, उनके समर्थकों और विचारों से ये स्पष्ट होता है कि जो हमारा ये विस्तृत पूरा क्षेत्र है, इसके भुगतान के लिए हमें जो स्वीकृति की जाने वाली होती है वो मुद्रा होती है। मतलब कि भूमि के बदले मुद्रा, मतलब कि उनकी जो भूमि है वही मुद्रा के रूप में उनके लिए है। जैसे कि भूमि तो आप लोग जानते ही हैं, भूमि अगर रहेगी तो हमारे जीवन काल में अगर कोई समस्या आई या किसी प्रकार की कोई अनहोनी हुई तो हम भूमि को अपना बेच करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब रॉबर्टसन के अनुसार हम देख लेते हैं, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्य के भुगतान या दूसरे व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। मतलब कि ये जो हमारा जो मुद्रा है ये अन्य वस्तुओं के लिए, चाहे किसी भी प्रकार की वस्तुएं हों, उनका भुगतान करने के लिए या किसी दूसरे व्यावसायिक दायित्व हो या कार्य हो, उनको निपटाने के लिए विस्तृत रूप से हमें ये स्वीकार कर लिया जाता है। यदि रॉबर्टसन की परिभाषा का विश्लेषण किया जाए तो केवल धातु मुद्रा को ही मुद्रा में सम्मिलित किया जाता है। धातु मुद्रा, जैसे कि धातु मुद्रा आप लोग जानते हैं सिक्के, जो कि सिक्के हमारे जो है कि भारत देश में 4 जगहों पर ढलाई की जाती है, जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है उसे हम टंकण कहते हैं। आगे मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में कि मुद्रा कहाँ पर ढलाई की जाती है। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं। पत्र मुद्रा को भी जनता उतने मन से स्वीकार नहीं करती जितने अधिक मन से धातु मुद्रा को स्वीकार करती है। पत्र मुद्रा को इसलिए नहीं, पत्र मुद्रा मतलब आप लोग जानते हैं कि जो कागजी मुद्रा है। पत्र मुद्रा का मतलब कागजी मुद्रा, जैसे नोट अभी जबकि जो कि आपको नोट पता है 10 के चलते हैं, 20 के, 50 के, 100 के, 500 के, 1000 के, 2000 के। तो जो हमारी पत्र मुद्रा है इसमें मतलब कि कई वो ज़्यादा जो है कि इसमें नुकसानदायक रहती है। जैसे तो पहला तो हो गया इसकी जो वो क्या बोलते हैं कि इनके दोष के बारे में। पहला इनका दोष ये है कि ये टिकाऊ नहीं होते, और दूसरा ये जाली नोट भी हो सकते हैं, और तीसरी बात यह कि पत्र मुद्रा जो है कि ये जो है कि अगर हम किसी पानी में डाल देते हैं तो वो गल जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी ये धातु है इस पर मतलब कि लोग कुछ ज़्यादा अधिक मन से इस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो धातु की बनी होती है, वो ना गलेगी ना फटेगी। ये सब धातु मुद्रा के कार्य होते हैं। लेकिन धातु मुद्रा की एक जो है कि वो अवगुण भी है। धातु मुद्रा को अगर हम कहीं पर मान लो हम यूएस जा रहे हैं, अभी तो हम यूपी में हैं, अभी मान लीजिए यूएस जा रहे हैं, तो हमें अगर पैसा ले जाना हुआ तो हम उतने धातु उठा के लेके जा नहीं पाएंगे कि 500 चिल्लर ले हैं तो लेके चलते पड़े। इसलिए हम लोग जो है कि नोटों के निर्गमन उसमें ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि अब 500 आ गई, आपका 3 किलो हो जाएगा तो आप 3 किलो सिक्के ढूंढेंगे, और वहीं पर 4-5 नोट ले लिए, जेब में भर लीजिए, रास्ता नापिए अपना, ठीक है। इस प्रकार इस परिभाषा ने मुद्रा के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक संकुचित कर दिया है। मतलब कि इस प्रकार जो मुद्रा का क्षेत्र है ना, ये हमारे आवश्यकता को सबसे ज़्यादा अधिक जो है कि इतना वो मतलब कि इतना ज़्यादा वो विस्तृत कर दिया है मुद्रा को हमारे जीवन काल में कि हम उससे अब 2 मिनट भी दूर नहीं रह सकते। अब इसकी हम विस्तृत परिभाषा देख सकते हैं। व्यापक दृष्टिकोण अपनाने वाले अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिधि में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर लिया जो मुद्रा का कार्य करती हैं। विस्तृत परिभाषा में ये है कि ये जो हमारी व्यापक दृष्टिकोण है, इससे हम उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर लिए हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, और वो मुद्रा का कार्य हमारे लिए करती है, जैसे भूमि, भवन, बाकी सब, ठीक है। अब आगे आते हैं। प्रोफेसर हार्टले वीदर्स के अनुसार क्या कहा गया है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मतलब कि मुद्रा मतलब कि मनी वो है जो मनी का कार्य करे। अब मुद्रा वही होगा जो पैसे का काम करेगा। अब कोल के अनुसार मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो वस्तुएं खरीदती हैं। अब इनके कहने का अनुसार मतलब ये है कि मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जिसे कि हम केवल दे सकते हैं, और उसे हम दे के उस पैसे के बदले अपने कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। अब उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार केवल धात्विक सिक्कों एवं पत्र मुद्राओं को ही मुद्रा नहीं माना जाता, बल्कि चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र को भी मुद्रा में सम्मिलित किया जाता है।
मुद्रा ही केवल एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम स्वीकार कर लेंगे कि हाँ मुद्रा ही हमारे लिए सब कुछ है। चेक भी है, जैसे कि आप बैंक में जाते हैं तो चेक भरते हैं, उस पर साइन करने के बाद इसके बाद बोलते हैं कि मुझे इतनी चाहिए, ये सब हो जाता है। एक ड्राफ्ट भी होता है और हुंडी होता है। हुंडी वो होता है जैसे कि आपको कोई चीज़ चाहिए, आप कहीं दूर हैं तो आप उस पर लिख दीजिए कि हाँ मुझे ये पैसे चाहिए। और विनिमय पत्र एवं तथा प्रतिज्ञा पत्र तो एक ही है। जैसे कि प्रतिज्ञा पत्र आपको लिखना, अगर आपने किसी से उधार लिया तो आपको मतलब कि आप 3 तारीख 2020 को अगर आप उधार लेते हैं तो आप उनसे बोलेंगे कि मैं आपको ये 8 तारीख 2022 में लौटा दूंगा। तो आप उस समय वहाँ पर एक प्रतिज्ञा पत्र लिखवाएंगे जिससे कि उसमें लिखा होगा कि हाँ मैं इस फला दिन को इनका पैसा मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, तो मुद्रा का मतलब कि बहुत सारे कार्य हैं, क्योंकि ये सभी आधुनिक युद्ध में मुद्रा का कार्य संपन्न करते थे। क्योंकि पहले के समय में ये चेक ड्राफ्ट हुआ करते थे, यही सब मुद्रा का। अब तो इतने ज़्यादा मुद्रा विस्तृत हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे आइए हम चलते हैं। अल्प विकसित क्षेत्रों में नारियल, सीप, कौड़ी जैसे अनेक वस्तुओं को मुद्रा का पद दिया जाता था। पहले समय में हम नारियल बेच के या नारियल को किसी को बेचते थे, उसे हम पैसा ले लेते थे। सीप होती है जो हमारे समुद्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि सीप तो आप लोग जानते ही होंगे। कौड़ी हो गई, उसको रखने के बाद जो है कि हम उसके बदले ले लेते हैं। जैसे वो कौड़ियाँ ऐसी नहीं होती खेलने के लिए कंचे, वो जो है कि एक मतलब कि बहुत ही अलग प्रकार की होती है जिसका मतलब कि डिमांड होता है हमारे क्षेत्रों में। ठीक है, इस प्रकार इन परिभाषाओं ने मुद्रा के क्षेत्र को अत्यंत व्यापक बना दी। इतनी सारी परिभाषाएं मुद्रा की हो गई ना कि ये लोग जो मुद्रा का क्षेत्र है उसको इतना व्यापक, इतना बड़ा बना दी हैं कि आप उसको मतलब कि उसको पढ़ते पढ़ते आप तो एकदम, चलिए आगे छोड़िए, अब उचित परिभाषा हम इसकी देखते हैं मुद्रा की। कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की विस्तृत एवं संकुचित परिभाषाओं के स्थान पर मध्य दृष्टिकोण अपनाया है। इस श्रेणी में प्रोफेसर मार्शल तथा प्रोफेसर एली ने बहुत ज़्यादा अपना स्थान रखा है। मतलब कि बहुत से अर्थशास्त्री जो हैं वो इस विस्तृत एवं संकुचित परिभाषा के स्थान पर अपना दृष्टिकोण इतना अपनाए हैं कि उनमें वो सोच रहे हैं कि नहीं अभी भी इसमें कमी है कोई ना कोई। आप लोगों ने उतने ज़्यादा अच्छे से जो है कि परिभाषित मुद्रा को नहीं कर पाए, इसलिए प्रोफेसर मार्शल अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है जो किसी भी समय या स्थान में बिना किसी संदेश एवं जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने एवं भुगतान के साधन के रूप में स्वीकृति दे देती हैं। मतलब कि मुद्रा उन सभी वस्तुओं के लिए लाभदायक है या उन सभी वस्तुओं में वो समाहित हो सकती है। जैसे कि हम कोई चीज़ लेने गए या सोफ़ा लेने गए तो बिना हम जांच पड़ताल के उनको पैसा दे सकते हैं, वरना अभी आप लेंगे इसके बाद जो है कि उसमें देखेंगे कि हाँ ये चलता है नहीं चलता, इसमें ये कमी है वो कमी है, ये है वो है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा सब देखते रहते हैं। और जो हमारी जो सेवा है ये खरीदने का भुगतान के करने के साधन के रूप में स्वीकृत की जाती हैं। जिस सेवा को हम खरीद सकते हैं भुगतान करने के लिए, जो मुद्रा है हमारी ये बहुत हमारे काम आती है। जैसे कि हम कोई चीज़ खरीदने गए, सोफ़ा खरीदने गए तो ये हमारे लिए एक सेवा हो गई। अब भुगतान हुआ, हमने किसी से कोई पैसा लिया है तो हम उनको लौटा देंगे। ठीक है, अब हम प्रोफेसर एली के अनुसार जानेंगे कि उनका क्या विचार है। मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र पूर्ण हस्तांतरण होता है। मतलब कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसका विनिमय के माध्यम से पूरा का पूरा उसका उसमें हस्तांतरण है। अब विनिमय तो आप लोग जानते हैं कि दो वस्तुओं को आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। जो ऋणों के अंतिम भुगतान का सामान्य रूप से स्वीकार की जाती हैं, जो कि ऋण होते हैं वो अंतिम भुगतान में जो है कि हमारे लिए अत्यंत ही ज़्यादा वो जो मतलब कि हम कोई सामान खरीदते हैं तो जब उसका हम अंतिम भुगतान करेंगे, सामान सारा खरीद लिया, नहीं तो कि अगर हम टॉफ़ी खरीदते हैं, मुझे टॉफ़ी लेना है, बिस्किट लेना है, नमकीन लेना है, इतना सब खरीदना है, तो आप पहले टॉफ़ी खरीदेंगे उसके 2 रुपये देंगे, फिर बिस्किट लेंगे उसके 5 रुपये देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। आपको अंतिम में भुगतान करना है, जिसके लिए हमारी ये जो मुद्रा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि साख मुद्रा जैसे चेक, हुंडी, विनिमय पत्र आदि को मुद्रा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके बिना जांच पड़ताल तथा बिना संदेश को स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे कि मुद्रा तो हम जल्दी से ही ले लेंगे कि हाँ ये मुद्रा हमारे चलन में है, तो हम मुद्रा को ले लेंगे, लेकिन ये जो साख पत्र हमारी होती है, साख मुद्रा
ये चेक, हुंडी, विनिमय पत्र, और हमने आगे पढ़ा था जो है कि प्रतिज्ञा पत्र। इन सब में हमें बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं कि कहीं ये चेक जो है कि पहले से ही तो ख़राब नहीं है या उसकी डेट ख़त्म हो गई। विनिमय पत्र पे उसका साइन, जो स्वीकर्ता देने वाला होता है उसके साइन उस पे हैं या नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा हमारा समय लग जाता है, इसलिए हम मुद्रा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं अपने जीवन में। इनके हाँ, इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, इस प्रकार उचित दृष्टिकोण के अनुसार केवल धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा को ही मुद्रा माना जाता है। इसलिए हम लोग जो है कि ये चेक, हुंडी इन सबको ज़्यादा यूज नहीं किया करते हैं। मान लीजिए अगर कोई दूर का है, वहाँ पे नहीं दे पाए, तो आप चेक भर के उनको पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा, इन्हीं दोनों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की जो है कि जालसाजी नहीं होती। अब प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं, वर्णनात्मक परिभाषाएं। इस वर्ग में वे सभी परिभाषाएं आती हैं जो विशेष रूप से मुद्रा के कार्यों का वर्णन करती हैं। इसमें वे सभी परिभाषाएं जो मुद्रा के कार्यों का वर्णन किया करती हैं, इसलिए इन्हें कार्यात्मक परिभाषा भी कहते हैं। मतलब कि जो मुद्रा का कार्य करती हैं उनको कार्यात्मक रूप भी हम बोल सकते हैं। मुख्य वर्णनात्मक परिभाषाएं अग्रलिखित हैं। आइए आगे चलते हैं। क्राउथर के अनुसार, हमारे जो प्रोफेसर हैं, ये तो क्राउथर ही हैं, एक हैं, मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सर्वग्राह और साथ ही मूल्य मापन एवं मूल्य संचय का काम करती है। मुद्रा वो है जो कि सर्वग्राह मतलब क्या होता है, सभी जगहों पर व्याप्त या सभी लोगों के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है, और साथ ही मूल्य मापन एवं मूल्य संचय का काम करती है। मूल्य मापन मतलब कि वो किसी भी वस्तु को उसका नाप तोल कर सकती हैं कि हाँ मुझे इतना ये चाहिए, और मूल्य संचय का मतलब है कि आप उसको कितना खर्च कर सकते हैं, उसको किसी चीज़ खरीदने में उन्होंने आपने संचय कर दिया। अब कालबोर्न के विचार क्या हैं। मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। मुद्रा वह है जो भुगतान का साधन और मूल्य मापन का है। आपने किसी वस्तु को माप के खरीदा, इसके बाद उसमें आपने मुद्रा को दे दिया, और भुगतान के साधन में आपने दे दिया। उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इनमें मुद्रा की सर्वग्राहता तथा वैधानिक पहलुओं को महत्व नहीं दिया गया है। मतलब कि जो हमारी ये मुद्रा है, इनको जो है कि सर्वग्राहता एवं वैधानिक पहलू में महत्व नहीं दिया गया है कि सभी लोगों के द्वारा ये ग्रहण किया गया है। इसमें कोई वैधानिक रूप से कोई उसमें जो है कि वैधानिक रूप से कोई उन लोगों ने कोई महत्व ज़्यादा नहीं दिया है कि हाँ ये वही होगा जो उपर्युक्त नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु में इन गुणों के न होने पर केवल उन कार्यों के अनुसार मुद्रा का माप का जो है कि मुद्रा नहीं मानी जा सकती। मतलब कि हमारी ये जो वस्तु है, इनमें अगर वो गुण ना पाए जाएं और केवल इनके कार्य के अनुसार उसे मुद्रा नहीं माना जा सकता। जैसे कि आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आप दिन में 6 घंटे काम करते हैं, और कोई आपका दूसरा एम्प्लॉई है, वो दिन में 8 घंटे कार्य करता है, तो आप जितना कार्य होगा उन लोगों को उतने ही पैसे देंगे। आपने आज काम पूरा किया, आपने बोला कि 9 बजे सुबह से काम लेके 10 बजे तक करना है। मान लीजिए आपने पूरा काम किया सुबह मन लगा के, और आपका जो दूसरा एम्प्लॉय था वो केवल 4 घंटे काम किया। आपने पूरे के पूरे सुबह से लेकर शाम तक आपने उतने सारे घंटे काम किए। तो इससे ये होता है कि उनको कार्य के अनुसार पैसे नहीं दिए जाते। अगर कार्य के अनुसार होते तो दूसरे एम्प्लॉय को कम पैसे दिए जाते, और जो उतनी देर तक मेहनत किया है उसको वो लोग अधिक पैसे देते। इसलिए मुद्रा का मतलब कि कार्य के अनुसार उसको ये लोग नहीं मानते हैं। अब वैधानिक परिभाषा देख लेते हैं हम। इस विचारधारा के अनुसार किसी वस्तु के मुद्रा होने के लिए उसमें वैधानिक मान्यता का होना परस्पर परमावश्यक है। मतलब कि किसी भी विचारधारा के अनुसार किसी भी वस्तु के मुद्रा होने के लिए उसमें वैधानिक मान्यता का होना परम्परा आवश्यक है। मतलब कि कोई चीज़ आप लेते हैं या कोई वैधानिक मान्यता आपको मिली है, तो उसमें मुद्रा का होना अति आवश्यक होता है। अगर किसी भी वस्तु में मुद्रा की महत्व नहीं है तो मान लीजिए वो मतलब कि वो हमारे लिए मान्य नहीं है। इस मत के प्रतिपादक जर्मनी के प्रोफेसर नैप तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने दिया है। अब प्रोफेसर नैप के अनुसार हम जान लेते हैं, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है।
कोई भी वस्तु, किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो, अगर उसे हमारे राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर उसे मुद्रा घोषित कर दी जाती है तो हमारे लिए मुद्रा कही जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारा जो है कि भारत सरकार ने जो है कि हमारी जो मुद्रा है उसे इन्होंने चलन से निकाल दिए 500 और 1000 के नोटों को। इसके बाद देखिए उन्होंने 500 का फिर से वही नोट लाया है, पर उसको थोड़ा हट के लाया। और देखिए 1000 के तो बंद ही हो गए और 2000 के वो ला दिए। तो सरकार जो हमें मान्यता दे दी है वही हम मुद्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ना कि 1000 को, क्योंकि वो चलन से अब बाहर हो चुकी है। प्रोफेसर हार्ट्रे के अनुसार मुद्रा के दो पहलू होते हैं। प्रथम यह हिसाब की एवं दूसरी विधिग्रह की। पहली तो होती है जो हिसाब के लिए होती है मुद्रा, और दूसरी विधिग्रह के लिए कि किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है, किस प्रकार से नहीं करना है। वर्तमान में मुद्रा के चलन को दृष्टि में रखते हुए ये परिभाषा उचित प्रतीत होती हैं, क्योंकि आजकल मुद्रा का चलन सरकार का ही दायित्व है। जो हमारे पहले की जो परिभाषाएं हैं वो उचित दृष्टिकोण की उचित प्रतीत होती हैं, लेकिन आज जो है कि मुद्रा का चलन हमारे सरकार के आधार पर होता है, ना कि उन सभी के आधार पर होता है। जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत जगहों पर ख़त्म हो चुकी है, जो कि हमारे सरकार द्वारा जो मुद्रा चलाया गया है आधा से ज़्यादा तो उसी पर हम लोग निर्भर रहते हैं। दायित्व मतलब कि उसकी राज्य की स्वीकृति समाप्त होते ही मुद्रा का महत्व समाप्त हो जाता है। अगर हम राज्य की, मान लीजिए हमारी जो 1000 की नोट है उस पर हमारे सरकार ने बैन लगा दिया कि 1000 के नोट हमारे देश में नहीं चल सकते, तो वहीं पर हमारी वो जो मुद्रा है उसका महत्व समाप्त हो गया, वो केवल नोट रह गए हैं, मतलब कि ये केवल कागज़ का टुकड़ा हो चुका है। मुद्रा के बारे में सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। ओके, इस वर्ग में मुद्रा की उन परिभाषाओं का समावेश है जो मुद्रा की सर्वग्राह्यता सामान्य स्वीकृति पर बल देती है। ऐसी प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। हमारी ये जो मुद्रा है ये जो है कि कई परिभाषाओं के समावेश या सम्मेलन से मिल के बनी हुई। समावेश का मतलब होता है मिलन। जो मुद्रा की सर्वग्राह्यता, जो कि हमारी जो मुद्रा है वो सभी लोगों के द्वारा जो है कि वो स्वीकार कर लिया गया है, और ये स्वीकार करने पर इतना ज़्यादा बल देती हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा प्रमुख परिभाषाएं बन चुकी हैं। प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार, जैसे कि आप लोग को बता देते हैं, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सभी लोगों के द्वारा हर प्रकार की स्वीकृति प्राप्त है कि मुद्रा हर प्रकार के चलन में जा सकती हो, चाहे किसी भी सेवा से लेकर किसी भी वस्तु के खरीदने या भुगतान करने तक की हो। अब प्रोफेसर कैंट के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्यतः विनिमय के माध्यम तथा मूल्य मापक के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये जो हमारी मुद्रा है इसे सबसे ज़्यादा हम लोग विनिमय के माध्यम से, अब विनिमय की परिभाषा तो आप लोगों को हमने अगली वीडियो में बता ही दिया था। चलिए, जिन लोगों को नहीं पता हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। ये जो हमारी वस्तु विनिमय है, यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही हम विनिमय कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं, मतलब कि उसका प्रत्यक्ष विनिमय है आमने सामने से। ठीक है। अब प्रोफेसर एली के अनुसार हम लोग देखते हैं, मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है। मुद्रा में वे हर प्रकार के गुण उसमें प्रचलित हैं या हर प्रकार की वस्तुएं उसमें प्रचलित हैं जिससे कि हमारे समाज में सभी लोगों के द्वारा जो है कि प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कोई भी वस्तु खरीदनी हुई, ये सब हो गए। अब हम इसकी उपर्युक्त परिभाषा देखते हैं। उपर्युक्त सभी परिभाषाओं में मुद्रा के मूल गुण सर्वग्राह्यता को स्वीकार किया जाता है। मतलब कि जो हमारी मुद्रा है इसका जो मूल गुण है उसको सभी लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि उस मुद्रा का हमारे जीवन में क्या गुण या महत्व है। जैसे कि मुद्रा का तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। बिना मुद्रा के, आजकल आप लोग भी जानते हैं कि बिना मुद्रा के कोई भी चीज़ नहीं होती। पैसा है तो काम है, नहीं तो जय श्री राम है। मुद्रा की यह स्वीकृति स्वतंत्र तथा ऐच्छिक होनी चाहिए। जो मुद्रा की हमारी जो स्वीकृति है, स्वीकृति मतलब कि उसे मुद्रा को प्राप्त करने के लिए हमारा जो विचार है वो स्वतंत्र होना चाहिए, ना कि दबाव में होना चाहिए। और ऐच्छिक ये होती है कि हमें हमारे ऊपर ना कोई दबाव हो, ना किसी प्रकार की कोई जो है कि ये हो कि हम मुद्रा ले लेंगे तो हमारे जो है कि काम नहीं हो पाएगा, हमें घाटा होगा, नफ़ा होगा, नुकसान होगा। व्यवहार में तो ये सब चलते रहते हैं।
आज लाभ है तो कल हानि है। ओके, आगे हम देखते हैं। तर्क की दृष्टि से ये परिभाषाएं अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए इन्हें अपेक्षाकृत अधिक मान्यता प्राप्त है। जो हमारे विचार हैं इनकी दृष्टि से हमारी ये जो परिभाषाएं हैं मुद्रा के बारे में, ये जो है कि बहुत ज़्यादा ही श्रेष्ठ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अधिक, सबसे अधिक जो है कि मान्यता इसको प्राप्त किया गया है। अब निष्कर्ष, उचित परिभाषा, इसका हम निष्कर्ष जान लेते हैं। उचित परिभाषा, मुद्रा की उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्यों एवं विशेषताओं को दृष्टि में रखते हुए मुद्रा की एक सरल एवं सारगर्भित परिभाषाएं निम्न प्रकार प्रस्तुत की जा सकती हैं। मतलब कि ये जो हमारी मुद्रा है इसको जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हमारे दृष्टि में रखा गया है। जैसे कि मुद्रा एक सरल एवं सागर्भिक परिभाषा है। मुद्रा एक सरल है और वो सागर्भिक, मतलब कि सभी लोगों के द्वारा इस मुद्रा को हम लोग इतना, मतलब कि इतना ज़्यादा अपने जीवन में वो कर लिए हैं कि सभी लोगों को द्वारा ग्रहण कर लिया गया है मुद्रा। ओके, अब देखिए, मुद्रा के कार्य में वृद्धि हो गई और निरंतर हो भी रही है। जो हमारी ये मुद्रा है इसके कार्य में हमारी जो है कि वृद्धि हो भी रही है और ये निरंतर होती भी रहेगी, क्योंकि मुद्रा हमारा ये कभी बंद होगा ही नहीं। हमारे जीवन में मुद्रा का मतलब कि जैसे हमारे शरीर में सांस हम लेते रहते हैं, अगर ये बंद हो गई तो हमारा जीवन बंद हो गया, हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे, इससे आप लोग बोलते हैं कि मर गए। उसी तरह से अगर मुद्रा जो है कि हमारे जीवन में नहीं रहा ना, तो हमारी जो ये जो जीवन की ये जो प्रणाली है, जो जीवन का मतलब कि जीवन यापन करने के जो साधन है कई प्रकार के, ये सब में निरंतर अगर ये मुद्रा का प्रयोग नहीं हुआ तो जो कि हमारा जो जीवन यापन है वो उसमें बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि आजकल दोहरे संयोग का अभाव बहुत ज़्यादा चल रहा है वस्तु विनिमय में। सुविधा की दृष्टि से हम मुद्रा के कार्यों को निम्नवत रूपरेखा के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। जो हमारी मुद्रा है इसके कार्य को हम कई प्रकार से रूपरेखा कर सकते हैं या कई प्रकार से उसे हम जान सकते हैं। देखिए, मुद्रा के कार्य हमारे, पहला प्रमुख कार्य, दूसरा है सहायक कार्य, तीसरा है आकस्मिक कार्य, चौथा है विविध कार्य। अब प्रमुख कार्य में देखिए हमारे क्या क्या हैं। विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है। और सहायक कार्य में स्थगित भुगतानों का आधार, मूल्य संचय का आधार। और आकस्मिक कार्य में देखिए सामाजिक आय का विवरण है एवं साख व्यवस्था का आधार है। और विविध कार्य में शोधन क्षमता सूचक है और निर्णय के वाहक हैं। ठीक है। और हमारे सहायक कार्य में एक और हेडिंग है, मूल्य स्थानांतरण का साधन। और आकस्मिक कार्य में एक और हेडिंग है, इसे मैं आपको नहीं बता पाई, पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता। अब हम मुद्रा के कार्य का प्रथम कार्य पढ़ लेते हैं, प्राथमिक या मुख्य कार्य, मतलब प्राइमरी फंक्शन। मुद्रा के मुख्य या प्रारंभिक कार्य वे कार्य हैं जिन्हें मुद्रा प्रत्येक प्रकार के अर्थव्यवस्था में अनिवार्य रूप से संपन्न करती हैं। मुद्रा के निम्नलिखित दो मुख्य कार्य हैं। ये जो हमारी मुद्रा है इसका बहुत सारे कार्य हैं हमारे जीवन में, जो कि मुद्रा प्रत्येक प्रकार की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें अनिवार्य रूप से उसकी जो है कि रूप से संपन्न करती है। जो हमारी ये मुद्रा है ये हमारे अर्थव्यवस्था को इतने अच्छे से संपन्न करती है, इतने अच्छे से उसे निर्वाह करती है कि वैसे कि हम लोग बहुत से लोग जानते हैं कि ये टैक्स हो गया, हम लोगों को टैक्स भरना होता है। इन सब में मुद्रा का जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अर्थव्यवस्था अगर हमारी सरल रही, अगर मुद्रा विनिमय अगर हमारी सरल रही तो हमारे अर्थव्यवस्था में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो ही नहीं सकती। अब विनिमय के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्योंकि मुद्रा के निम्नलिखित दो मुख्य कार्य भी हैं। पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय को सरल एवं सुविधापूर्ण बनाना है। मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य ये है कि विनिमय मैंने आप लोगों को बताया, वस्तुओं का आदान प्रदान, इसको बहुत सरल रूप से ये जो है कि संपूर्ण करता है। ओके, आज जितने भी लेन देन होते हैं उनके भुगतान में मुद्रा ही ली जाती है। आज के समय में हम लोग जितने भी प्रकार के भुगतान करते हैं, या चाय बेचने की हो, चीनी बेचने की और इत्यादि, खाने पीने का या सेवा का,
इन सबको हम मुद्रा से ही लेते हैं, ना कि पहले के समय में गायों के बेच के या उसके बदले दाल चावल गेहूँ ये सब दे करके। आज के समय में मुद्रा ही हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय भी मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। जो हम वस्तुएं सेवाओं को प्रदान करते हैं उसका क्रय विक्रय मतलब है खरीदना और बेचना, वो भी मुद्रा के द्वारा किया जाता है। वस्तुतः मुद्रा प्रत्येक के विनिमय कार्य में मध्यस्थ का कार्य करती है। जो हमारी मुद्रा है वो प्रत्येक कार्य में मध्यस्थ में कार्य करती है। मध्यस्थ का मतलब है उसके बीच में जो कड़ी होती है उसका कार्य मुद्रा करती है। मतलब कि आपके जीवन से लेके जब से आपका जन्म हुआ उसके मरण तक जो भी बीच में उसका कार्य हुआ होगा वो सब कुछ मुद्रा का ही कार्य हुआ होगा। मुद्रा के इस कार्य ने वस्तु विनिमय प्रणाली एवं दोहरे संयोग की कठिनाई को दूर कर दिया है। मैंने आपको आगे बताया था ना, दोहरे संयोग की कठिनाई होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली को कम कर दिया है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है कि हमारे प्रत्यक्ष विनिमय में होना चाहिए और ऐच्छिक होना चाहिए, ना कि उसमें कोई बंधन होना चाहिए। ठीक है। और दोहरे संयोग की कठिनाई, दोहरे संयोग का मतलब ये होता है कि आपके पास दाल है, हमारे पास चावल है, उसके पास दाल चावल दोनों पर्याप्त मात्रा में है, हमारे पास दाल पर्याप्त मात्रा में है, चावल नहीं, तो हम उसे दाल दे देंगे और चावल हमें लेना होगा। लेकिन उसके पास दोनों जो उसके पास पर्याप्त मात्रा में है तो वहाँ पर हमारी ये जो दोहरा संयोग है ये मतलब कि इसमें कठिनाइयाँ बढ़ गई थी। अतः मुद्रा के बिना वर्तमान विनिमय व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। मुद्रा के बिना हम अपने वर्तमान में जो विनिमय की व्यवस्था है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। आगे देखिए, मूल्य का मापक। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मापना है। जो मुद्रा का दूसरा कार्य होता है ये जो है कि वस्तुओं सेवाओं का मूल्य मापन करता है। मतलब कि वस्तु सेवाओं को मूल्य से मापता है। किसी भी वस्तु या सेवा हो किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं का माप तौल अथवा लंबाई चौड़ाई आदि ग्राम लीटर तथा मीटर में मापे जाते हैं। जैसे कि जो भौतिक प्रकार की हैं, जैसे कि माप तौल लंबाई चौड़ाई, किसी चीज़ को आप खरीदेंगे तो उसको माप लेंगे। इसके अगर चीनी खरीदेंगे तो उसको तौलेंगे, घर खरीदेंगे तो बोलेंगे उसकी लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है, और अगर द्रव में खरीदेंगे तो बोलेंगे इतना लीटर चाहिए, और अगर कपड़े खरीदेंगे तो बोलेंगे कि मुझे 3 मीटर में चाहिए 5 मीटर में चाहिए, इन सब में। उसी प्रकार सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन मुद्रा के मापदंड द्वारा ही किया जाता है। उसी प्रकार हमारी जितनी भी सेवाएं हैं उनका जो है कि जो मापदंड किया जाता है उनका जो है कि मुद्रा के मूल्य पे किया जाता है। मापदंड का मतलब होता है उसका हम जो माप करते हैं या उसका जो हम कि क्या बोलते हैं उसको, मापदंड को क्या बोलते हैं यार, मतलब कि उसे एक कड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं मुद्रा को हम। मूल्य मापक के रूप में मुद्रा ने आर्थिक हिसाब को बहुत सरल बना लिया है। ये जो हमारी मुद्रा है ये हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है हिसाब करने के लिए कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मुद्रा कब आई और कब चली गई। मुद्रा हमारे पानी की तरह है, आज है तो कल है, वो बहता रहता है हमेशा। प्रत्येक वस्तु एवं सेवा का मूल्य आंकने के पश्चात मुद्रा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच विनिमय अनुपात निर्धारित करती है। जितने भी प्रकार की वस्तु सेवा है या किसी भी वस्तुओं और सेवाओं के बीच में विनिमय का अनुपात निर्धारित करना होता है, सब जो है कि मुद्रा के ही ऊपर निर्भर है। सत्य तो यह है कि वर्तमान समय में सूची क्रम की व्यवस्था का आधार ही मुद्रा है। जो हमारा सच बात तो यही है कि जो हमारा ये जीवन है वर्तमान जीवन, इसमें जितने भी क्रय विक्रय व्यवस्थाएं सब प्रचलित हैं ये सब हमारी मुद्रा पर ही टिकी हुई हैं। ठीक है। आगे देखिए, मुद्रा के सहायक या गौण कार्य सेकेंडरी फंक्शन जिसे बोलते हैं। मुद्रा के सहायक कार्य वे होते हैं जो प्राथमिक कार्यों को संपन्न करने में सहायता करते हैं। मुद्रा का मतलब कि सहायक कार्य वे होते हैं जो प्राथमिक कार्यों को संपन्न करने के लिए सहायक होते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता जाता है वैसे वैसे मुद्रा के इन कार्यों में महत्व बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारे जीवन में अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स का विकास होगा वैसे वैसे ये जो मुद्रा है
इनका हमारे जीवन में महत्व बढ़ता चला जाता है, इनका कार्य बढ़ता चला जाता है। ऐसे कार्य निम्नलिखित हैं। आगे देखिए, जैसे कि स्थगित भुगतान के आधार पर केवल मुद्रा ही एक वस्तु है जिसके रूप में भविष्य में होने वाली इस प्रकार के भुगतानों का हिसाब इस प्रकार से रखा जा सकता है कि ऋणी या ऋणदाता दोनों को हानि न हो। केवल मुद्रा ही एक ऐसी वस्तु है लेकिन जो हमारे आगे आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार का अगर हमें हिसाब करना हुआ, भुगतान करना हुआ, तो उसमें इस प्रकार से रखा जाता है जैसे कि ऋणी या ऋणदाता दोनों को हानि नहीं होती। क्योंकि मान लीजिए आज आपने किसी से 1,000 रुपये उधार लिया है, तो आगे आने वाले भविष्य में वही मुद्रा आपके काम आएगी उनका कर्जा लुटाने, मतलब कि चुकाने के लिए। इस कार्य के लिए मुद्रा सर्वाधिक उपयुक्त आधार है, क्योंकि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा का मूल्य अधिक स्थिर होता है जो है। क्योंकि हर प्रकार की वस्तुओं जो हैं उनमें जो है कि सबसे ज़्यादा हम लोग हर वस्तुओं की अपेक्षा में सबसे ज़्यादा हम मुद्रा को ही चाहेंगे, क्योंकि वस्तुएं ज़्यादा टिकाऊ होती नहीं है, मुद्रा टिकाऊ होती हैं। इसमें टिकाऊपन भी अधिक होता है। देखिए यहाँ पर टिकाऊ दे दिया कि नहीं, क्योंकि टिकाऊपन का मतलब ये होता है अगर आप मान लीजिए 1 कुंतल आलू खरीद के रख लेंगे तो आपका आलू कभी ना कभी सड़ ही जाएगा, और अगर आप मुद्रा लेके रखे रहेंगे तो मुद्रा तो आपका हमेशा टिकाऊपन रहेगा। तथा इसमें सामान्यतः स्वीकृति या गुण भी पाया जाता है। इसमें स्वीकृति भी रहती है और इसके गुण भी रहते हैं। स्वीकृति का मतलब ये होता है कि हाँ आपको इतने रुपए चाहिए तो आपको स्वीकार है, किसी को देना हो तो आप बोल सकते हैं। और गुण ये हो गया कि वो कभी नाशवान नहीं होंगे। मुद्रा के इस गुण के कारण ही विशाल मात्रा में ऋण अथवा साख का आधार पर कार्य किए जाते हैं। मुद्रा के इन्हीं गुणों के आधार पर जो हमारी विशाल मात्रा में जो ऋण होते हैं, साख के आधार पर होते हैं या किसी भी प्रकार के आधार पर होते हैं, उन सभी को हम जो है कि मुद्रा के ही रूप से जानते हैं। आगे देखिए, मूल्य संचय का आधार, बेस फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू। वस्तु विनिमय प्रणाली में भविष्य के लिए बचत करना असंभव था, क्योंकि वस्तुओं की दीर्घकाल तथा संचित करने नहीं रखा जा सकता, संचित करके। क्योंकि जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी इसमें भविष्य के लिए हम बचत नहीं कर सकते थे, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में आप जो है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदते थे। गेहूं या चावल के बदले ये 1 साल चलेंगी, 2 साल चलेंगी, 3 साल चलेंगी, इसके बाद नाशवान हो जाएंगी, और इसके लिए आप भविष्य में आप कभी भी बचत नहीं कर सकते। और आज के समय में आज के समय में आप लोग तो जानते ही हैं, चलिए आगे बताते हैं आपको। किंतु मुद्रा के प्रचलन से मूल्य संचय का कार्य अत्यंत सरल एवं सुविधापूर्ण हो गया है। जो हमारी मुद्रा है इसकी वजह से हमारे जो है कि आगे आने वाले भविष्य में हम बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा तो टिकाऊ होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का क्षय नहीं हो सकता। ये जो है कि टिकाऊपन होती हैं, चलन में रहती हैं। मुद्रा टिकाऊ व अच्छेशील होती हैं और कम से कम स्थान घेरती हैं। मुद्रा कम स्थान घेरेंगी। अगर आप 2 कुंतल गेहूँ खरीदेंगे तो आपका पूरा एक कोना घेर लेंगी। मान लीजिए घर में है तो ज़्यादा नहीं तो वो एक अलमारी कितना तो घेरेंगी ही। और लेकिन जो हमारे पैसा है, मान लीजिए आपकी गेहूँ 4,000 के हैं तो आपका केवल 2 नोट हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, वो स्थान नहीं घेरती हैं। मुद्रा के रूप में संचय करना इसलिए भी उचित है क्योंकि इस पर ब्याज भी कमाया जा सकता है। और हम मुद्रा का एक और प्रकार से इसका जो है कि हम संचय कर सकते हैं, इस पर हम ब्याज भी कमा सकते हैं। मान लीजिए हमने किसी को पैसा ब्याज के दर पे दे दिया, तो हम उससे अगर बोलेंगे कि हमें 2 साल पैसा चाहिए तो वो ब्याज सहित हमको लौटा भी देगा। मान लीजिए ब्याज सहित वो हमको, मान लीजिए अगर हम किसी को 4 रुपये देते हैं तो बोलेंगे कि तुम हमें ब्याज से लौटा देना, तो 2 साल बाद हमको 6 रुपये लौटा देंगे। मुद्रा के इसी कार्य ने बैंकिंग प्रणाली को जन्म दिया और पूंजी निर्माण को संभव भी बना दिया है। ये जो हमारी मुद्रा है, ये जो ब्याज है, ये ब्याज का जन्म ही हमारे इस बैंक प्रणाली से हो गया। क्योंकि अगर ब्याज हम नहीं लेते तो हमारी बैंक प्रणाली का जन्म ही नहीं होता। क्योंकि आजकल देखते हैं आप लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसे ब्याज पे जमा करते हैं। बैंक आपको जो है कि 2% के ब्याज पे, 3% के ब्याज पे वो देगा। तो घर पे पैसे ना रख के आप उसको बैंक में रख सकते हैं जिस पे आपको ब्याज मिलेगी। क्या मुद्रा के 4 ही कार्य हैं? क्या आपको पता है मुद्रा के केवल 4 ही कार्य होते हैं? मुद्रा के उपर्युक्त 4 कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ विद्वानों को प्रमुखता दी गई। कहा जाता है कि
मुद्रा के हैं कार्य चार, माध्यम मापन संचय आधार। मतलब कि माध्यम, मुद्रा माध्यम है किसी वस्तु को खरीदने के लिए, इसका एक माप होता है। माप मतलब कि आपको इसको कितनी मात्रा में ले जा सकते हैं। संचय करना मतलब कि आप उसे कितना ज़्यादा ले सकते हैं, उसका कितना आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। आधार, किसी वस्तुओं को खरीदने के लिए इसको हम कितना आधार मान सकते हैं। यद्यपि उपर्युक्त चार कार्य ही मुद्रा के विशेष महत्वपूर्ण कार्य हैं, किंतु शेष कार्य इन चारों से किसी न किसी प्रकार जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे ये जो कार्य हैं ये मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्यों में से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं और आधुनिक अर्थव्यवस्था में इनका भी महत्व बढ़ता जाता है और इनका अध्ययन भी परमावश्यक हो गया है। जो हमारे चार कार्य हैं इनका जो हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था है इसमें बहुत ज़्यादा इनका जो है कि हम लोग अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन करना हमारे लिए इतना आवश्यक हो गया है कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। मूल्य स्थानांतरण का साधन, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आधुनिक समय में विनिमय का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। आधुनिक समय में जो विनिमय का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। व्यापक का मतलब बढ़ा, मतलब फैलना। सौग्राता एवं वहनीयता के कारण मुद्रा के द्वारा चल तथा अचल सभी प्रकार की संपत्ति को सरल से हस्तांतरण हो सकता है। जो हमारा विनिमय का क्षेत्र है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि व्यापक हो गया है। जैसे कि सौग्राता एवं वहनीयता के अनुसार सभी लोगों के द्वारा, जैसे कि आपकी मान लीजिए 4 किलोमीटर यहाँ से, मान लीजिए हमारे यहाँ तो बदलापुर है, मान लीजिए आपके बदलापुर में आपका एक मकान है और आप रहते हैं जौनपुर में, और हमारा मकान जो है कि जौनपुर में एक है और जौनपुर का रहने वाला जो दूसरा व्यक्ति है उसका मकान बदलापुर में है। तो हम उन दोनों से जो है कि अपनी ये जो वहनीयता है इससे हम अपना मान लीजिए एक मतलब मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन हमारी जौनपुर में है और दूसरे व्यक्ति का जो है 1 एकड़ ज़मीन बदलापुर में है। तो हम लोग ज़्यादा दूर न जाके अपनी ज़मीनों का एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि उनका विनिमय कर सकते हैं ताकि उनको भी आसानी हो जाए और हमें भी आसानी हो जाए। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया है। यदि कोई व्यक्ति अयोध्या छोड़कर दिल्ली बसना चाहता है तो वह अयोध्या में स्थित जमीन, मकान तथा अन्य सारी संपत्ति मुद्रा को बेचकर दिल्ली में नई संपत्ति खरीद सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए अगर मुंबई में रहते हैं तो आप मुंबई का अपना मकान बेच देंगे, आपको जितना पैसा मिलेगा उससे आप मान लीजिए आप बेंगलोर जाएंगे तो उसी पैसे से आप वहाँ पर भी एक अपने रहने का मकान खरीद सकते हैं। मुद्रा के इसी कार्य के कारण आर्थिक जीवन को गति तथा आर्थिक विकास को व्यापक प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा का ये जो कार्य है इससे हमारे आर्थिक जीवन में इतनी गति मिली है, इतनी आर्थिक विकास हो गया है और इतना उससे व्यापक प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा से हम लोगों को इतना प्रोत्साहन मिला है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज के समय में हम यूएस में भी जाके रूम ले सकते हैं या एक मकान ले सकते हैं अपना। आगे चलिए देखते हैं आकस्मिक कार्य। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के आकस्मिक कार्यों का उल्लेख किया है। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों से आशय उन कार्यों से हैं जो मुद्रा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही संपन्न करती हैं। मुद्रा का ये जो आकस्मिक आशय है, कार्य है, ये जो है कि जिन्हें मुद्रा कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे कि विशेष परिस्थितियों का मतलब होता है कोई दुर्घटना हो गई या आप दिवालिया हो गए, इन सब में मुद्रा का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। जैसे कि आर्थिक जीवन की उन्नति होती है, इन कार्यों में महत्व बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए। ये कार्य निम्नलिखित होते हैं, जैसे सामाजिक आय का वितरण। ठीक है, किसी देश में जितना उत्पादन होता है उसमें भूमि, श्रम, पूंजी तथा साहस का सहयोग होता है। किसी भी देश में हो, आप जितना भी उत्पादन करेंगे उसमें भूमि लगेगी, आपको कुछ उगाने के लिए श्रम लगेगा, इसमें मतलब कि व्यक्ति होंगे, पूंजी तो उसमें लगना ही लगना है, और उसमें साहस होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर आपके पास साहस एवं सहयोग नहीं होगा, साहस का अगर सहयोग नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अतः वर्ग को उनके सहयोग का उचित प्रतिफल मिलना चाहिए, और उनके जो वर्ग होंगे उनका सहयोग जो है उनका जो है उचित उनका प्रतिफल मिलना चाहिए। उसमें उनका जितना लाभ हुआ है उतना तो उनको देना ही चाहिए।
मुद्रा में न केवल समस्त राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है बल्कि प्रत्येक वर्ग को उनके योगदान के अनुपात में भुगतान भी मुद्रा में ही दिया जाता है। जो हमारे खेतों में लोग जो कार्य करते हैं, हमारे भूमि के लिए जो उत्पादन वे लोग करते हैं, उनमें हम उन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है और हम लोग उनके इस योगदान को उनका जो योगदान है उसको हम भुगतान करते हैं और भुगतान के रूप में हम उनको मुद्रा देते हैं, जिससे कि वे भी खुश और हम भी खुश। अब साख के आधार पर देख लेते हैं। बेस ऑफ क्रेडिट। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का व्यवसाय साख के आधार पर ही चलता है। जो बैंक हैं इनका ज़्यादातर व्यवसाय जो है साख के आधार पर ही चलते हैं। चेक तथा साख का सृजन बैंकों को जमा राशि का आधार पर किया जाता है जो मुद्रा के रूप में होती हैं। जमा राशि का कारण ही ग्राहकों को बैंक में विश्वास बना रहता है। मतलब कि ये जो लोग बैंकों में अपनी अपनी राशियाँ या पैसे या पूंजी जमा करते हैं, ये लोग मुद्रा के रूप में जमा करते हैं, ना कि जमीन के रूप में जमा करते हैं, मुद्रा ही। और जो बैंक है उसमें इनको लोगों का इतना विश्वास बना रहता है कि अगर हम अपनी पूंजी इसमें लगा देंगे तो हमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। आगे आइए देखते हैं। अधिक उत्पादन कार्यों में लगाया जा सकता है, जिससे कि हमारी वो जो पूंजी है ये हमारे अन्य कार्यों में भी या अनेक कार्यों में भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा के प्रयोग से पूंजी की तरलता तथा गतिशीलता में वृद्धि होती है और पूंजी की उत्पादकता बढ़ती है। इस प्रकार से हमारी ये जो मुद्रा है इसका प्रयोग हम बहुत ही तरल रूप से करते हैं। तरल का मतलब कि पानी की तरह करते हैं और गतिशील रूप से इसकी हम वृद्धि करते रहते हैं। गतिशील का मतलब होता है तेजी से वृद्धि करना पूंजी की, जिससे कि हमारी उत्पादकता भी बढ़ती है। अगर हम बैंकों में अगर मान लीजिए हम बैंक में आज 20 रुपये जमा किए 2% की दर से और दूसरा व्यक्ति आया बोला कि हमें आप 20 रुपये दे दीजिए, तो बैंक वाला सोचेगा कि अरे 20 रुपये वो 2 साल बाद लेंगे, तो इनको मैं 20 रुपये जो है कि 10% की दर से, वो तो मुझे 2% दिया, मैंने उनको 10 पे दे दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब विविध कार्य देख लेते हैं। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त मुद्रा कुछ और भी कार्य करती है जो निम्नलिखित है। जैसे शोधन क्षमता सूचक। किसी फर्म या व्यक्ति के पास मुद्रा रूपी तरल संपत्ति उसकी शोधन क्षमता की सूचक होती है। मतलब कि कोई फर्म है उसमें जो व्यक्ति के पास उनकी जो मुद्रा होती है वो उनके लिए शोधन का कार्य करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मुद्रा के अभाव में ऋणी अपने पास अनेक साधन होते हुए भी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। मुद्रा के होने के बावजूद भी जो ऋणी होता है वो जो है कि उनके पास अनेकों प्रकार के साधन या व्यवस्थाएं या सेवाएं हैं, लेकिन वे फिर भी उन ऋणों का भुगतान नहीं कर सकते क्योंकि वो असमर्थ हो जाते हैं। उनको इतनी वो इनके अंदर क्षमता खत्म हो जाती है कि वो उसका भुगतान कर ही नहीं सकते। उन पर इतना ज़्यादा कर्ज हो जाता है, मतलब कर्जा हो जाता है। वस्तुतः उपलब्ध मुद्रा इस बात की सूचक है कि शोधन क्षमता को कहाँ तक बनाए रखा जा सकता है। मुद्रा मतलब कि इस बात का सूचक हो जाती है कि हम लोग इसको कहाँ तक बना के रख सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा भुगतान करने की क्षमता की गारंटी के रूप में कार्य करती है। और जो हमारी मुद्रा है ये हमारे भुगतान के लिए ना, ये जो है कि एक गारंटी का कार्य करती है। अगर हमें भुगतान करना है तो ये हमारे गारंटी का कार्य करेगी, क्योंकि हम उनको पैसा दे दिए तो ये हमारी गारंटी है कि हमने आपको पैसा दे दिया। मुद्रा दिया तो गारंटी हो गई ना कि हाँ मैंने आपको पैसा दे दिया, आपके हाथ में मुद्रा है तो ये हो ही तो गई। अब निर्णय का वाहक देख लेते हैं हम लोग। मुद्रा के रूप में की गई बचत भविष्य में किसी भी उद्देश्य के लिए काम में लाई जा सकती है। ये जो मुद्रा है इसका जो है हम बचत भविष्य में कई प्रकार के कार्यों में ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें ज़मीन खरीदना हुआ तो हम ला सकते हैं, या हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया तो अगर हमारे पास मुद्रा रहेगी बचत के रूप में तो हम उससे जो है कि उसका इलाज करा सकते हैं। अन्य शब्दों में मुद्रा के रूप में संचित क्रय शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को यह विशेषाधिकार प्रदान करती है कि वह भविष्य में उसका अपनी इच्छानुसार सर्वोत्तम उपयोग कर ले। मतलब कि भविष्य में हमारी जो मुद्रा है उसका हम सर्वोच्च या सभी प्रकार से भी इच्छानुसार उसका हम लोग जो है कि उपयोग कर सकें। अर्थात का मतलब होता है या अथवा।
मुद्रा निर्णय के वाहक के रूप में कार्य करती है। मुद्रा एक निर्णय वाहक के रूप में कार्य करती है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति ने कार खरीदने के लिए बचत की है किंतु बाद में वह विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उस बचत का उपयोग विदेश में शिक्षा लेने पर कर सकता है। मतलब कि ये हमारी जो मुद्रा है वो किसी व्यक्ति को कार खरीदने के लिए वो बचत करके रखा है, अपने पैसा मतलब स्टोर करके रखा है, लेकिन उसे अभी कार नहीं खरीदनी है। वो सोचता है कि अभी मैं विदेश जाऊँ और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करके मैं और ज़्यादा बचत करूँ, जिसलिए वो जो है कि विदेश में जाता है और शिक्षा ले लेता है। और हमने आपको जो बताया था कि हमारे देश में जो है कि चार जगहों पर हमारी जो मुद्रा है ये जो है कि 4 जगहों पर बनती है। मतलब कि हमारी जो सिक्का ढलाई है ये हमारे भारत देश में जो है कि 4 जगहों पर सिक्का ढलाई का कार्य होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, कि हमारी ये जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, मतलब कि ये जो नई अर्थव्यवस्था है, इसमें हमारे मुद्रा की भूमिका क्या है, उसमें उसकी मतलब कि कार्य क्या है। चलिए देखते हैं। प्राचीन अर्थशास्त्री तथा मार्क्सवादी विचारक मुद्रा को महत्वहीन वस्तु समझते थे। जो हमारे बहुत पुराने अर्थशास्त्री थे वो लोग जो है कि मुद्रा को महत्वहीन समझते थे। महत्वहीन का मतलब एकदम बेकार समझते थे, उसका कोई महत्व ही नहीं रखते थे हमारे जीवन में। लेकिन एडम स्मिथ ने तो यहाँ तक कहा था कि मुद्रा उस पथ के समान है जो घास का तिनका भी उत्पन्न नहीं कर सकता। मतलब कि ये हमारी जो मुद्रा थी वो बिना हमारे द्वारा लाए गए चलन में या बिना हमारे द्वारा खर्च किए गए वो एक घास के तिनके की समान है, जिसे कि वो स्वयं से उत्पन्न हो ही नहीं सकता। मुद्रा स्वयं से चलन में हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा का महत्व प्रतिपादित करते हुए उसे आर्थिक विकास का दर्पण और सभ्यता का आधार मानते हैं। लेकिन हमारे जो आधुनिक अर्थशास्त्री, जो इस समय के अर्थशास्त्री लोग हैं, वो लोग मुद्रा को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि जिससे हमारा आर्थिक विकास का जो दर्पण है, जो उसकी जो प्रतिबिंब है, उसको मतलब कि उसको सभ्यता का आधार मान लिए हैं कि मुद्रा ही हमारे जीवन के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, आज जीवन में कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो मुद्रा से प्रभावित न हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का पक्ष हो, चाहे वो कहीं जाने का पक्ष हो या कुछ लेने का पक्ष हो या देने का, क्रय विक्रय इत्यादि। कोई भी ऐसा कार्य भी नहीं है जो बिना मुद्रा के कोई करना चाहेगा। चाहे विज्ञान हो या उद्योग, चाहे कला हो या साहित्य, चाहे व्यापार या वाणिज्य का क्षेत्र हो या सामाजिक जीवन, मुद्रा हमारे प्रत्येक क्षेत्र की मार्गदर्शक एवं संचालक घटक बन गई है। जो हमारी मुद्रा है वो चाहे तो हर पक्ष में लगती है, जैसे कि विज्ञान में भी, क्योंकि उसमें तो मुद्रा लगेगी ज़रूर। उद्योग है, मान लीजिए आप कोई उद्योग खोलना चाहते हैं, उसमें अगर आप कला हैं तो कला में भी लग सकती है। आपका ये जो साहित्य है उसमें भी लग सकता है, आपके व्यापार वाणिज्य में लग सकता है। और सामाजिक जीवन में जैसे कि शादी विवाह में तो मुद्रा लगता ही लगता है, क्योंकि बिना पैसे के शादी विवाह होते भी नहीं हैं। और जो हमारी ये मुद्रा है वो हर क्षेत्र में एक मार्गदर्शक के रूप में मतलब कि प्रचलित हो गई। मतलब कि वो एक दिशा हम लोगों को दिखाती है, एक ऐसा मार्ग हमें दिखाती है जिससे कि हम जान सकते हैं कि हाँ, हमें इस रास्ते पे चलना है। और मुद्रा हमारे जीवन को इतना सरल बना देती है कि हम उस पर चलते चलते इतना वो हो जाते हैं, इतना मतलब कि इतने ज़्यादा हम लोग वो हो जाते हैं जिससे कि हमें आगे चल के कोई भी कठिनाई नहीं होती है मुद्रा के होते हुए। प्रोफेसर जे.एल. हैंसन के अनुसार क्या कहा गया है? सौंदर्य शक्तिमान है किंतु मुद्रा सर्वाधिक शक्तिमान है। क्योंकि सौंदर्य जो आपका चरित्र है, आपकी जो सुंदरता है, वो तो शक्तिमान है, लेकिन हमारी ये जो मुद्रा है ये सर्वशक्तिमान है। ठीक है, सर्वशक्तिमान का मतलब होता है जैसे कि अत्यधिक बलशाली। प्रोफेसर क्राउथर ने तो मुद्रा के महत्व के विषय में यहाँ तक कहा कि जो महत्व यंत्र शास्त्र में पहिए का, विज्ञान में अग्नि का तथा राजनीतिक में मत का है, वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा के आविष्कार का है। मतलब कि हमारे अर्थशास्त्रियों में जो महत्व है मतलब कि हमारे अर्थशास्त्रियों का पहिया एक है जो विज्ञान को अग्नि तथा राजनीति में मत का
पथ का जो है कि वो मार्गदर्शन करती। उसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा का आविष्कार हुआ कि मनुष्य अपने जो वो जीवन यापन करना चाहता है उसमें वह इतना मतलब कि इतना ज़्यादा वो पावरफुल हो गया है कि बिना मुद्रा के वो कुछ कर ही नहीं सकता। जब तक मुद्रा है उसकी तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की समस्त समस्याएं, चाहे उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कैसी भी हो, मौद्रिक प्रणाली से अनिवार्य रूप से स्वीकार करती रहती है। मतलब कि विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, या किसी भी प्रकार की व्यवस्था है, सब में यह मौद्रिक प्रणाली लगती है। क्योंकि मुद्रा जो है कि वो हर जो है कि हर चीज़ में, हर सेवा से लेके हर चीज़ में वो लगती है। मुद्रा के व्यापक महत्व के कारण आज के युग में मुद्रा का युग कहा जाता है। मुद्रा का इतना जो है कि इतना ज़्यादा उसका क्षेत्र बढ़ गया है हमारे जीवन में कि आज का ये जो युग चल रहा है उसको मुद्रा का युग लोग मानने लगे हैं। मतलब कि मुद्रा का समय यानी पैसे का समय। मुद्रा के लाभ व महत्व निम्नांकित उपशीर्षकों के अध्ययन को भली भांति समझाया गया है। मतलब कि हमारी ये जो मुद्रा है इसको कई लोगों के द्वारा समझाया गया है। पहला, वस्तु विनिमय के दोष से मुक्ति। वस्तु विनिमय प्रणाली तो आप लोग जानते ही हैं कि दो व्यक्तियों के मध्य जो है कि जो आपसी लेन देन होते हैं, प्रत्यक्ष लेन देन होते हैं, उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। चलिए उसी के बारे में देखते हैं। अगर आप लोगों को वस्तु विनिमय से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में जाके। चलिए देखते हैं बिना समय गवाए। विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक होने के कारण मुद्रा ने सभी प्रकार की संपत्तियों के क्रय विक्रय को सरल बना दिया है। विनिमय का ये जो माध्यम है, ये मूल्य के मापक होने के कारण मुद्रा ने भी सभी प्रकार की संपत्तियों में जो लेन देन होते हैं, हर प्रकार की वस्तुओं में, उसको मुद्रा इतना सरल बना दी है वस्तु विनिमय से कि वस्तु विनिमय की अब जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे जीवन में। मुद्रा ने विभाजन, मूल्य स्थानांतरण तथा क्रय शक्ति संचय के समस्या को भी अत्यंत अंत कर दिया है। मतलब कि मुद्रा जो विभाजन है कि हम लोग पैसे का विभाजन कर नहीं सकते, और मूल्य स्थानांतरण कि हम लोग उस मूल्य का स्थानांतरण कर नहीं सकते कि हमारे अगर एक नोट पे अगर हम लोग उस पर 20 रुपये लिखा है तो हम उसको 50 रुपये तो बोलेंगे नहीं, वो 20 का ही नोट रहेगा। और क्रय, हमारी जो क्रय शक्ति संचय करती है उसका भी समस्या अंत कर दी है। क्योंकि अगर वस्तु विनिमय का समय होता तो हम गेहूं के बदले चावल लेते, चावल के बदले वो लेते, तो हम तब बचत कर नहीं पाते। जिस वजह से मुद्रा है, हमको जितना चाहिए हम उतना ही केवल ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इस प्रकार मानव वस्तु विनिमय की कठिनाई को सर्वाधिक मुक्त हो गया। मतलब कि जो मनुष्य है ये लोग वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयाँ हुआ करती थी, जैसे दोहरे संयोग का अभाव हो जाया करता था वस्तु विनिमय से, आज मुद्रा के समय में ये सारी समस्याओं से वो लोग मुक्त हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। साख का आधार। आधुनिक व्यवसाय का सारा ढांचा साख पर आधारित है। हमारी ये जो आधुनिक व्यवस्था है, ये ढांचा का मतलब होता है एक रूप उसका मतलब कि एक ऐसा प्रतिबिंब या प्रकार, उसका ऐसा रूप जिसे हम ढांचा कहते हैं। जैसे ईंट बनती है तो उसका एक ढांचा रहता है, उसी तरह से हमारे व्यवसाय का एक साख होती है, उसका भी एक ढांचा बना रहता है। बैंकिंग समस्या व्यापार तथा उद्योग से पूंजी उधार देकर आर्थिक तंत्र की जड़ों को हरी भरी रखने की प्रयत्न करती है। हमारी जो बैंक की संस्थाएं हैं, ये व्यापार को, उद्योग को पूंजी दे कर, उनको उधार दे करके उनकी जो आर्थिक, उनके जीवन की जो ये गतिविधियां हैं, उनके जड़ों की, उनके तंत्र की जड़ों को इतनी हरी भरी करने का प्रयत्न करती रहती हैं हमारा ये बैंक, कि उनका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है बैंक का। इस हमारी साख का आधार मुद्रा है। मतलब कि इस सारी साख का आधार मुद्रा, इन सभी शाखा, जितनी भी शाखाएं हैं, सभी की आधार मुद्रा ही है। क्योंकि अगर मुद्रा साख में रहेगी नहीं तो हम उसका प्रयोग क्यों करेंगे। आखिर हम लोग बैंक का प्रयोग तो पैसों जमा करने के लिए, निकालने के लिए, उधार लेन देन करने के लिए, इन्हीं सब के लिए होता है, लोन लेने के लिए, आदि चीज़ों के लिए। मुद्रा के बिना साख व्यवस्था अस्तहीन हो जाती है। अस्तहीन मतलब का उसमें कोई जीवन ही नहीं रह जाता, उसमें कुछ रह ही नहीं जाता। मुद्रा वर्तमान अर्थव्यवस्था
के लिए आवश्यक तेल एवं ईंधन का काम करती है। जो हमारी मुद्रा है ये आज के समय में, वर्तमान समय में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तेल और ईंधन का, क्योंकि अगर आपके पास तेल नहीं है तो आपकी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, ईंधन नहीं है तो आपके रेल नहीं चलेंगे, मतलब कि ट्रेन जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। और हमारी जो ये मुद्रा है वो इन्हीं का काम करती है। अब आगे चलिए देखते हैं पूंजी निर्माण में सहायक, कि मुद्रा पूंजी निर्माण में कैसे सहायक है। मुद्रा के माध्यम से ही लोगों को छोटी छोटी बचतें बैंकों में जमा होती है। ये जो हमारी मुद्रा है इसी को लोग थोड़ा सा अपने जो है कि शेयर से बचा करके, अपनी बचत से बचा करके, उसकी सेविंग ना करके वो अपने उसे बैंकों में रख लेते हैं, उसकी थोड़ी सी बचत करके, ताकि आगे समय आने पर उनके कठिनाई के समय में वो पैसे उन्हें काम दे। ये छोटी बचतें ही विशाल पूंजी कोष का रूप धारण कर लेती हैं। आप जब छोटी छोटी बचतें बैंक में करेंगे तो बैंक आपको उसके साथ ब्याज भी देगा, जिससे कि आपका ब्याज 1 साल 2 साल में ज़्यादा नहीं तो 500 रुपये तो हो ही जाएगा। इस तरह से वो आपका धीरे धीरे बहुत बड़ी विशाल पूंजी के रूप में वो बन जाता है। इस कोष से देश के आर्थिक विकास एवं योजना के लिए धन मिलता रहता है, अतः मुद्रा पूंजी निर्माण का सर्वोत्तम साधन है। और ये जो हमारा कोष है, बैंक वाला कोष है, इससे हमारी जो आर्थिक जीवन है, हमारा जो जीवन है विकास के लिए, हमारे आर्थिक विकास के लिए ये जो धन है, इनकी योजना जो है कि हमें जो है कि बैंक से ही मिली, कि हम अपना पैसा थोड़ा सा बचत करके, जैसे आप लोग घरों में देखे होंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बचपन से ही गुल्लक बना लेते हैं, गुल्लक में अपने अपने पैसे डालने लगते हैं। इसके बाद एक समय आता है कि वो अपने गुल्लक को फोड़ते हैं, इसके बाद इतने खुश होते हैं कि हमारे पास इतने रुपए जमा हो गए हैं। वैसे आज के समय में लोगों के इस मतलब कि उनको जो मुद्रा है उसको जमा करने के लिए बैंक का निर्माण हो गया है, कि लोग अपनी बचत को रख करके आगे अगर कोई समस्या आए तो वो उससे आसानी से छुटकारा पा लें। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्रा पूंजी निर्माण का सर्वोत्तम साधन है, और हमारी ये जो मुद्रा है ये हमारे पूंजी निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है कि सर्वोत्तम माना जाता है मुद्रा। वैसे पूंजी मतलब पैसा ही होता है, मुद्रा मतलब। चलिए आगे देखते हैं। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन का मतलब है कि हम जो परिश्रम करते हैं, मुद्रा के कारण ही श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण को जन्म मिलता है। अगर हमारे पास मुद्रा है मान लीजिए, तो हम श्रम का विभाजन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई कारीगर काम करने आता है तो हम उनमें श्रम का विभाजन कर देंगे, उनके कार्य का विभाजन कर देंगे कि आप ये कार्य करें, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप इतना करें इतना दूंगा। जो आज आर्थिक प्रगति को आधार है, मतलब कि हमारी जो प्रगति हो रही है आगे आगे धीरे धीरे हमारे योजनाओं में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में जो बढ़ोतरी होती जा रही है, इन सब का कारण मुद्रा ही है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार विशिष्टीकरण पर आधारित आज का आर्थिक जीवन मुद्रा के बिना असंभव, और विशिष्टीकरण के कारण जो हमारा ये जीवन है आज का आर्थिक समय का, इसमें जीवन मुद्रा के बिना असंभव हो चुका है, क्योंकि मुद्रा से ही हर एक वस्तु, हर एक चीज़, हर प्रकार की सेवाएं हमें मिलती है। बिना मुद्रा के हमें तो यहाँ तक कि रहने को भी जगह नहीं मिलती। इस प्रकार मुद्रा आधुनिक उत्पादन व्यवस्था का आधारशिला है। इसी तरह से जो मुद्रा है हमारे ये आधुनिक उत्पादन के लिए एक हमारे व्यवस्था का आधारशिला मान लिया गया है, क्योंकि मुद्रा रहेगा तो हम अनाज भी उगा सकते हैं, उससे अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। बिना पैसे के तो हम खा पी नहीं सकते, और अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारा जीवन नहीं रह सकता। बच आर्थिक विकास एवं रोजगार में सहायक। मुद्रा हमारे आर्थिक विकास और रोजगार में कैसे सहायक होता है। रोजगार का मतलब होता है जो कारीगर लोग होते हैं, काम करने वाले। मुद्रा आर्थिक विकास और साधनों के पूर्ण रोजगार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो हमारी मुद्रा है ये हमारे साधनों के रूप में जो हमारे रोजगार लोग होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भूमिका का मतलब होता है उनका एक भाग, उनकी एक मतलब की अवधारणा को प्रकट करती है, आधार जिसको बोलते हैं। मुद्रा की मात्रा आय, बचत, विनियोग और उपयोग को प्रभावित करती है। हमारी जो मुद्रा है इसकी जो मात्रा होती है वो हमारी आय के लिए होती है, बचत के लिए होती है, विनियोग के लिए उत्पन्न वो होती है, मतलब उन लोगों को प्रभावित करती रहती है। वो उपभोग से उत्पादन और रोजगार प्रभावित होता है,
और अगर हम उपभोग करेंगे किसी वस्तु को, अगर हम उपभोग करते हैं, उपभोग का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे। उपभोग का अर्थ मतलब होता है ग्रहण कर लेना। जैसे मान लीजिए हम आपको इस पर एक उदाहरण दे देते हैं, चलिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक किसान हैं, तो आप फसल उगाएं गेहूं का, तो आप गेहूं का फसल उगाएंगे तो उसे आप बेचेंगे, वो उपभोग नहीं होगा, उसे आप बेच देंगे, ठीक है, वो आप एक उपभोक्ता को दे देंगे। इसके बाद वो गेहूं वाला जो जिसको आप गेहूं दिए रहेंगे, वो एक कंपनी में जाएगा जहाँ पर आटा बनता है उसका, तो वो जा कर के आटे वाले को देगा। तो आटा मान लीजिए आपने 5 रुपए का गेहूं बेचा गेहूं वाले को, और गेहूं वाला आटे वाले को वो 6 रुपए में बेचे। फिर आटा वाला उसी चीज़ को, उसी माल को 7 रुपए में जा कर के विदेश में दे देगा, और वही 7 रुपए विदेश वाले लोग जो है कि उसे 8 रुपए में उसका वो लोग ब्रेड बनाएंगे, और उसको पैक करके वो आपके ही देश में उसे 10 रुपए में देंगे। और वही लास्ट में जो बचेगा, जो पैसा बचेगा जिसको कि तब उसके बाद उसका कोई प्रयोग ही नहीं रह जाए, क्योंकि वो ब्रेड तो बन ही चुका है, और ब्रेड बन गया तो वो अंतिम में उपभोक्ता के पास चला जाएगा, जिसका वो उपभोग कर लेगा। उपभोग का मतलब होता है ग्रहण कर लेना। तब वो लास्ट में वो ब्रेड अगर कोई इंसान खा लेगा, इसके बाद तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा, हाँ वहीं पे उसका समापन हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उपभोग का मतलब क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। विकास की सूचक मतलब कि विकास क्या है। मुद्रा से ही देश का राष्ट्रीय आय का माप होता है। हमारी जो इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है, वह मुद्रा से ही होती है। क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा वह बचत करके रखेंगे तो हम जो है राष्ट्रीय आय जमा कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाले समय में हमें जो है कि कठिनाइयाँ न हो। जैसे आज कोरोना के काल में देखिए कितने सारे लोगों का बिना मुफ्त में देखिए वैक्सीन लग रहा है, इलाज हो रहा है, उनको मुफ्त में खाना दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें अगर हम दर प्रतिदर जो है कि हम लोग अगर टैक्स भरते जाएंगे, जिससे कि हमारी देश में ना कभी मंदी आएगी, ना कभी कोई बेरोजगार होंगे, जिससे पता चलता है कि देश की आर्थिक विकास में किस गति से वृद्धि हो रही। अगर हम राष्ट्रीय आय अपनी इनकम अगर भरते रहेंगे, अपनी टैक्स भरते जाएंगे, तो उससे हमारे जो आर्थिक विकास होगा, हमारे देश में जो विकास होगा वो इतनी गति से होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रति व्यक्ति आय भी मुद्रा में मापी जाती है। प्रति व्यक्ति की आय जो है मुद्रा में मापी जाती है। उनकी जो बचतें होती हैं, उनकी जो लाभ होते हैं, उनको मुद्रा में लोग मापते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं शहरों में तो ऐसा होता है कि किसी के पास अगर इतने ज़्यादा पैसे होंगे तो सरकार उस पर टैक्स काटेगी, ये सब होता है ना, तो ये सब सरकार बचा के रखती है, फिर उन्हीं लोगों को वो लौटा देती, ना कि वो खुद ले लेती है। चलिए आगे देते हैं। बहुत से देशों में प्रति व्यक्ति आय की तुलना से यह पता लगा सकता है कि कौन सा देश अधिक उन्नति कर रहा है तथा कौन सा देश पिछड़ा हुआ है। मतलब कि आप लोग उस आय से इतना पता लगा सकते हैं कि वह देश जो है, वह राज्य, वो जो है कि उसे क्या बोलते हैं, वह शहर कितनी ज़्यादा प्रगति कर रही, कितनी ज़्यादा उन्नति पर पहुंची है, कितनी ज़्यादा अधिक वो आगे बढ़ गई है, उस आप टैक्स से पता लगा सकते हैं। जो उसकी आय होगी, उस राष्ट्र की आय होगी, उससे आप पता, अगर उसकी आय ज़्यादा है तो वो देश उन्नति कर रहा है, अगर आय कम है तो वो देश पिछड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। पूंजी की गतिशीलता। पूंजी में मतलब हमारे पैसे में गतिशीलता कैसे होती है। मुद्रा ही पूंजी को तरल रूप देती है। जो हमारी मुद्रा है ये पूंजी को तरल रूप देती है। पूंजी को हम कहते हैं पैसा, मुद्रा भी पैसा है, लेकिन मुद्रा को लोग ना कह के पूंजी कहते हैं, जो कि उसका तरल रूप में एक नाम दिया जाता है। तरल रूप का मतलब होता है, आप लोगों को एक और ऑप्शन दे देती हूँ इस पर एक उदाहरण और। मुद्रा ही पूंजी को तरल रूप देती है। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई नदी है, तालाब है, तो उसमें पानी हमेशा बहता रहता है। उसी प्रकार से जो हमारी पूंजी है वो भी एक तरल रूप से है, जिसे आप जो है कि वो बहता रहता है, वो बचेगा नहीं। आज आप 10 रुपये कमाएँ तो फिर अगले दिन आप उसमें 10 रुपये का कुछ सामान खरीद लेंगे, घर का राशन खरीद लेंगे, फिर वो 10 रुपये राशन वालों को आप दे देंगे, फिर राशन वाला दूसरे वाले से जाके राशन लेगा, फिर वो कंपनी में देगा, फिर ऐसे ऐसे जो पूंजी जहाँ भी रहती है वहीं पे फिर वो आ भी जाती है। फिर आप मेहनत करेंगे, फिर से आपको वही 10 रुपये मिल जाएंगे। इसी तरह से हमारी पूंजी एक तरल रूप में कार्य करती है, वो आती जाती रहती है। आगे देखते हैं।
इस तरल रूप में पूंजी उस क्षेत्र में आसानी से भेजा जा सकता है जहां उसकी अत्यधिक आवश्यकता है। जिस तरह से नदी के पानी को आप रोक नहीं सकते, वो जिस जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में वो बहती चली जाती है, बहती चली जाती है। आप उसे ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते हो, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता खोज लेती है। उसी तरह से हमारी ये जो पूंजी है, ये उस क्षेत्र में आसानी से चली जाती है जहाँ पर उसकी अधिक आवश्यकता, जैसे जल की आवश्यकता जहाँ पे होती है वो वहीं पे रहते हैं, ना कि रेगिस्तान में। उसी तरह से हमारे पूंजी की जहाँ पर आवश्यकता होगी ना, वो अत्यधिक आवश्यकता की जगह पे वो पहुँच ही जाएगी किसी न किसी प्रकार से। इस प्रकार मुद्रा पूंजी को गतिशील बनाती। इस प्रकार हमारी जो मुद्रा है ये पूंजी को गतिशील बना देती है, उसका इतना तेज रफ्तार कर देती है उसे कोई रोक नहीं सकता कि उसका हस्तांतरण करने से कोई उसे रोक सके, उसका क्रय विक्रय करने से रोक सके। धन के श्रेष्ठतम प्रयोग में सहायक होती है, और धन जो है कि बहुत ही श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए सहायक की जाती है, ना कि किसी और कार्य के लिए। राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। धन हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है अपने राज्य से अंदर। मुद्रा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा मिलता है। जो हमारी ये जो पैसा है, इससे जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, इससे बहुत ही हमें सहायता मिलती रहती है मुद्रा से। मुद्रा के माध्यम से विभिन्न देशों में आसानी से आप लेन देन पहले से न केवल बहुत बढ़ गया है, बल्कि उसमें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आपदाओं का गति भी तीव्र हो गई है। और जो हमारे मुद्रा है, इसके माध्यम से जो देश विदेश में जो हम लेन देन करते हैं, जैसे आप लोग एक उदाहरण ले लीजिए पेट्रोल का। इसका पेट्रोल तो हमारे भारत में बनता नहीं, हमारे देश में, उसको हम लोग कहीं से लाते हैं। मान लीजिए अगर कच्चा तेल हमारे देश से निकाला जा रहा है तो उसे हम लोग प्योर करने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए हम उसे जो है कि बाहर देश में भेजेंगे, फिर वहाँ से वो प्योर होगा। मान लीजिए हम उनको 4 रुपये में देते हैं, वो प्योर करके वही हमें 8 रुपये में देते हैं, जिससे कि उनकी जो है कि गति बढ़ती रहती है। और सांस्कृतिक आदान प्रदान की गति को तीव्र करती है, जिससे हमारे राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, जो हमारी सांस्कृतिक आदान प्रदान की गतिविधियां, इनको इतनी गतिशील बना देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके व्यापार करने की इतना तेज़ बढ़ा देती हैं कि हम जहाँ भी चाहें तहाँ भी पूंजी लगा सकते हैं, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी हो। औद्योगिक प्रगति का आधार। अब औद्योगिक प्रगति का आधार हम देख लेते हैं। आधुनिक उद्योग प्रधान युग को औद्योगिक विकास की दर पूंजी में उपलब्धता पर निर्भर करती है। जो हमारा जो आधुनिक उद्योग है, जो हमारा ये जो व्यापार करने का जो उद्योग है, इसका जो ये प्रधान युग चल रहा है, इसमें औद्योगिक विकास में पूंजी की दर बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है। पूंजी मुद्रा के रूप में सरलता से एकत्र की जा सकती है। अब पूंजी जो है मुद्रा के रूप में बहुत ही आसानी से हम लोग उसको एकत्रित कर सकते हैं। उद्योग में विकेंद्रीकरण, यंत्रीकरण, विशिष्टीकरण, संयुक्तीकरण तथा उनकी आंतरिक एवं बाह्य व्यवस्था का समुचित प्रबंध मुद्रा द्वारा ही संभव हुआ है। मतलब कि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है उसको हम लोग कितने अच्छे से कर लेंगे, उसका विकास कितनी तेज़ी से कर लेंगे। यंत्रीकरण का अर्थ होता है कि उसको हम किन किन चीज़ों में लगाएंगे, किन किन तकनीकों में लगाएंगे। और विशिष्टीकरण का मतलब होता है उनको हम कितने भागों में विभाजित करके उनका विशिष्टीकरण कर लेंगे, उनका अवलोकन कर लेंगे। संयुक्तीकरण का मतलब होता है हम उनको कितना एकत्रित करने के बाद, उनको संयुक्त करने के बाद उनकी जो महत्व होंगी उनको हम बढ़ावा दे लेंगे। उनके आंतरिक एवं बाह्य व्यवस्था को समुचित प्रबंध मुद्रा द्वारा ही संभव होता है। उनकी जो आंतरिक, जो उनकी अंदर की भावनाएं और बाहर की व्यवस्थाएं, ये सब रहती हैं, इनको समुचित का अर्थ होता है उनको जो है कि एकत्रित कर लेना, उनका एकाग्रता के रूप में प्रबंध मुद्रा के द्वारा ही संभव हो सकता है। आगे देखते हैं प्रोफेसर पीगू के शब्द में कि प्रोफेसर पीगू हमारे जो थे उनके बारे में, मतलब कि वो मुद्रा के बारे में क्या सोचते थे। आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किया हुआ है। मतलब उनके कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो आधुनिक विश्व है, जो आज का ये विश्व है हमारा, ये मुद्रा रूपी जो वस्त्र होते हैं उसको धारण किए हुए है। जैसे हमारा हिमालय है तो हिमालय की चोटी देखिए कि वो जो बर्फ से घिरा हुआ है,
उसका मतलब कि वो धारण किया हुआ है वस्त्र। उसी तरह से हमारा जो विश्व है पूरा ये मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किया हुआ है। आर्थिक दासता में से मुक्ति, जो हमारी ये आर्थिक दासता है, मतलब कि दासता का अर्थ होता है जैसे कि किसी की गुलामी ना करना। आगे देखते हैं। वर्तमान समय में लगान, ब्याज, मजदूरी आदि का भुगतान मुद्रा में किया जाता था। आज के समय में हमारे जो लगान मतलब किसानों के द्वारा लिया गया जो कर होते हैं उनको कहते हैं। ब्याज मतलब बैंकों के द्वारा जो हम लोग लेते हैं। मजदूरी मतलब कि किसी का हम अगर कार्य किए रहते हैं उसका हो गया। आदि का हम भुगतान जो भी करते हैं वो मुद्रा के ही रूप में करते हैं, ना कि गेहूँ चावल आटे के रूप में करते हैं, क्योंकि ये मुद्रा का युग माना गया है। जिससे किसान को जमींदार से, श्रमिक को पूंजीपति से तथा उपभोक्ता को व्यापारी के शोषण से मुक्ति मिल गई है। हमारे इस मुद्रा के रहने से किसान को जमींदार से मुक्ति मिल गई है। जमींदार से ऐसे मुक्ति मिली, मतलब कि जो किसान लोग हुआ करते थे पहले, जमींदार उनको 4 हिस्से अगर ज़मीन दिया करते थे तो उसमें से 3.5 हिस्से अपना लिया करते थे, मतलब खुद लिया करते थे, और आधा हिस्सा जो बचा करता था उनके उस खेत का, उसे किसान को दे दिया करते थे। अब उसमें चाहे किसान के परिवार का पालन पोषण हो या ना हो, उससे उन जमींदारों पर कोई फर्क नहीं या प्रभाव नहीं पड़ता था। और श्रमिक को पूंजीपति से, श्रमिक मतलब कि जो लोग घर मकान इत्यादि बनाते हैं उन लोगों को श्रम करने के बाद जो पूंजीपति लोग होते थे, जो पैसे वाले लोग रहते थे, जो लोग काम करवाते थे, जो कस्टमर हुआ, मतलब कि जो वो मैनेजर हुआ करते थे, वो लोग जो है कि पैसा ही नहीं दिया करते थे, जिससे उन श्रमिकों को बहुत ही कठिनाई होती थी जीवन यापन करने में। उपभोक्ता को व्यापारी से, और जो हम लोग हुए, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को व्यापारियों से होगा, व्यापारी हम लोग को 5 रुपये में सामान लाएंगे तो हम लोगों को 20 रुपये में देंगे। उससे जो है कि हमारी जो मुद्रा है ये, इससे शोषण से मुक्ति मिल चुकी है हमारे मुद्रा के होते हुए। अगर हम जमींदार का कोई काम करेंगे तो हमें पैसा चाहिए, अनाज चाहिए, पैसे ले लीजिए, या मनी ले लीजिए, मुद्रा ले लीजिए, इन सब से हमें मुक्ति मिल गई है। वस्तुतः मुद्रा ने स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक दासता से मुक्ति दिलाई है। मुद्रा जो है स्वतंत्र रूप से एकदम प्रतिस्पर्धा के रूप में, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है भाग लेना या युद्ध के मैदान की तरह प्रतिस्पर्धा, मतलब कि कोई भी खेल का चयन ले लेना, चयन करना। आपका मतलब कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, किसी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इन सब के वजह से जो है कि हमारी जो सामाजिक एवं आर्थिक दासता से मुक्ति मिला दी। मुद्रा आशय, कार्य एवं महत्व के बारे में चलिए हम आगे बताते हैं आपको। मुद्रा अर्थ विज्ञान की धुरी है। वैसे तो पिछली वीडियो में हमने आपको, तीसरी वीडियो में आपको मैं आर्थिक दासता से मुक्ति के बारे में जो बताई थी, उसमें जो लास्ट वाली हेडिंग थी कि जो है वस्तुतः मुद्रा ने स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक दासता से मुक्ति दिलाई थी। इसमें जो लास्ट वाली लाइन बची थी, इसका मतलब ये था कि जो हमारी मुद्रा है ये हमारे देश को स्वतंत्र करा दी। स्वतंत्रता का मतलब कि मुद्रा के कारण हमारा ये जो देश है ये स्वतंत्र हो चुका है, या हमारा जो जीवन है ये स्वतंत्र हो चुका है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है भाग लेना, पार्टिसिपेट करना किसी भी खेल में या किसी भी चीज़ में। इन सब से हमें जो है कि इन सब की गुलामियों से हमें मुक्ति दिला दी है मुद्रा ने। चलिए अब हम अपनी इस वीडियो की कहानी चालू करते हैं। मुद्रा अर्थ विज्ञान की धुरी है, मतलब कि जो हमारी मुद्रा है ये एक विज्ञान की धुरी मानी गई है। आधुनिक समय में मुद्रा का अर्थ विज्ञान की धुरी है। आज के समय में मुद्रा का अर्थ है कि विज्ञान की वह धुरी मानी गई है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के संपादन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन सब में जो है कि ये जो मुद्रा है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणा भूमिका मानी गई है। प्रोफेसर पीगू के विचार के अनुसार अर्थशास्त्र में प्रत्येक प्रयत्न घटना या वस्तु को नापने एवं एकमात्र मापदंड मुद्रा ही है। मतलब कि हमारे जो प्रोफेसर पीगू हैं इन्होंने कहा है कि ये जो हमारी मुद्रा है ये किसी भी घटना या वस्तु को मापने का एक ऐसा मापदंड है जिसे कि मुद्रा ही
कहते हैं। मतलब कि उसे मुद्रा ही है, एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी वस्तु को माप सकती है, उसके घटना को माप सकती है। अर्थशास्त्र के सभी क्षेत्र, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व सभी मुद्रा की क्रियाशीलता पर आधारित हैं। उत्पादन हमारे जो मुद्रा का क्षेत्र है, इसमें जो है कि ये जो उपभोग की वस्तुएं हैं, उत्पादन की वस्तुएं हैं, विनिमय की वस्तुएं हैं, राजस्व की वस्तुएं हैं, ये सब मुद्रा के ही क्रियाशील पर आधारित रहती हैं। इसका विवरण निम्न है, आगे देखते हैं। आइए, उपभोग क्षेत्र में क्या महत्व है? मनुष्य जिस वस्तु का उपभोग करना चाहता है उसकी खरीद की मात्रा वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है। मतलब कि ये जो मनुष्य है वो किस वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं, किस वस्तु को वो ग्रहण करना चाहते हैं, किस वस्तु को वो लेना चाहते हैं, किस वस्तु को वो खरीदना चाहते हैं, वो उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, वो उसके मूल्य पर निर्भर करता है। वो अगर 5 किलो अगर वो जौ खरीदेंगे, फिर लेकिन उनको 5 किलो का अगर मान लीजिए उन्होंने जौ खरीदा, तो वो 5 किलो के मूल्य, जौ का ही मूल्य जो है कि उन्हें देंगे, ना कि ज़्यादा देंगे। और मूल्य का निर्धारण में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो हमारा मूल्य है इसका निर्धारण करने के लिए जो मुद्रा हमारी है इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणा या भूमिका रहती है। क्योंकि वस्तु विनिमय के समय में अगर 5 किलो जौ खरीदते हैं तो उसमें हमें घाटा भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, लाभ भी हो जाता है। क्योंकि तब के समय में ये मोल भाव जो है कि अंदाज से लिया जाता था, लेकिन आज के समय में ये मुद्रा के रूप में किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उपभोग की मात्रा उसकी आय पर निर्भर करनी पड़ती है और आय के अनुसार मुद्रा से होता है। और जो आय का अनुमान होता है ये मुद्रा के द्वारा किया जाता है कि हमारे जो हमारा जो आय है, हमारी जो बचतें हैं, जो पैसे हैं, वो मुद्रा के ही रूप में किए जाते हैं। वास्तव में उपभोग की पूरी प्रक्रिया मांग, पूर्ति, मूल्य, आय, बचत इत्यादि को प्रभावित होती है। जो हमारी ये उपभोग की पूरी प्रक्रिया है ये मांग पर, पूंजी पर, मूल्य, आय, बचत, इन सभी वस्तुओं पे आधारित, इन चीज़ों पे आधारित रहती है हमारी मुद्रा, जिसका निर्धारण मुद्रा के बिना संभव नहीं है। जिस चीज़ का निर्धारण का मतलब होता है निर्माण करना, उसकी नियुक्ति कर देना या निर्धारण का मतलब होता है कि उसका एक जो है कि एक रूप बना देना, उसकी एक प्रतिबिंब या छाया बना देना, उसका निर्धारण जो है कि हमारी पूंजी ही करती है। अब उत्पादन के क्षेत्र को हम देख लेते हैं। आधुनिक युग में उत्पादन अनेक तत्वों के सहयोग से परिणाम है। मतलब कि जो हमारी आधुनिक युग है ये उत्पादन का अनेक तत्वों का सहयोग का परिणाम है, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस का समावेश होता है। भूमि का मतलब होता है आपको कोई काम करना है तो पहले आपको भूमि लेनी पड़ेगी, इसके बाद श्रम चाहिए होगा, बिना श्रम के तो वो भूमि में कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद पूंजी, श्रम अगर है तो पूंजी भी चाहिए, क्योंकि श्रम कराएंगे तो पूंजी चाहिए। अब पूंजी के लिए संगठन का अनिवार्य है, और संगठन अगर रहेगा तो उसमें साहस का समावेश अत्यंत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है। इन सभी उत्पत्ति के साधनों के मूल्य का सामूहिक योग लागत होती है। इन सभी वस्तुओं का, सभी साधनों का जो उत्पत्ति का मूल्य होता है वो सब जो है कि एक लागत पर हमारे निर्भर होती है। लागत का मतलब है आय, बचत, जो मुद्रा में निर्धारित की जाती है, जिसे कि हम मुद्रा से निर्धारण करते हैं, मुद्रा से परिभाषित करते हैं, मुद्रा से उसे दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार उत्पादन के लिए जितनी वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदी जाती हैं वे सभी मुद्रा के बदले प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार से हम जितनी भी प्रकार की वस्तु या सेवा खरीदते उन सबको मुद्रा के रूप में हम प्राप्त करते हैं। मतलब कि मुद्रा देंगे तो मुद्रा के बदले में हमें वे सेवाएं एवं वे वस्तुएं प्राप्त होंगी। अतः उत्पादन की कोई प्रक्रिया मुद्रा के बिना संभव नहीं है। मतलब कि उत्पादन के किसी भी वस्तु की, चीज़ का, अनाज का, किसी भी प्रकार की अगर हमें उत्पादन करना है वस्तु या चीज़ का या सेवा का, तो उसके लिए हमारे पास मुद्रा का होना अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। अब विनिमय के क्षेत्र को हम देख लेते हैं। मुद्रा प्रत्येक वस्तु की लागत का अनुमान लगाने में सहायक होती है और लागत के आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है।
और हमारी जो जो ये मुद्रा है, इनका प्रत्येक लागत जो है, प्रत्येक वस्तु की लागत, सेवा की लागत जो है हमारे मुद्रा पर ही आधारित रहती है कि हमारे मुद्रा का, उस वस्तु का मूल्य क्या है, उस वस्तु की कीमत क्या है, सब कुछ जो है कि एक अच्छे दाम एवं अच्छे मूल्य पर निर्धारित की रहती है या की जाती है। वास्तव में संपूर्ण विक्रय व्यवस्था ही मुद्रा पर आधारित है। विक्रय का अर्थ होता है कि बेचना। जितनी भी प्रकार की सेवाएं एवं जो भी हमारे पास जो सेवाएं एवं वस्तुएं हैं, सब जो है कि संपूर्ण विक्रय की व्यवस्था पर आधारित है। अतः मुद्रा संपूर्ण विनिमय का तंत्र आधार है। मुद्रा जो है कि विनिमय का, संपूर्ण विनिमय का, पूरे के पूरे विनिमय तंत्र का आधार मान ली गई। तंत्र का मतलब होता है श्रृंखला। वितरण क्षेत्र, वितरण के क्षेत्र में देख लेते हैं। माल का उत्पादन कर लेने के पश्चात भूमि का लगान, पूंजी का ब्याज, श्रमिक की मजदूरी तथा वेतन साहसी एवं लाभ का निर्धारण तथा वितरण करना आवश्यक होता है। और जो हमारा माल है उसके उत्पादन कर लेने के बाद हम उस भूमि का लगान दे देते हैं, उसका चुका देते हैं, उसका कर्जा चुका देते हैं, पूंजी का ब्याज, और जो हम लोग पूंजी लिए रहते हैं ब्याज का उसको चुका देते हैं, श्रमिकों की मजदूरी हम चुका देते हैं, वेतन साहसी लोग जो कार्य किए रहते हैं उनका वेतन हम उनको दे देते हैं। इस प्रकार से हमें जो लाभ का निर्धारण होता है उसमें वितरण करना आवश्यक हो जाता है। इन सब का प्रतिफल मुद्रा में निर्धारित होता है। अतः वितरण की प्रक्रियाओं का आधार भी मुद्रा ही है। मतलब कि वितरण की जो प्रक्रिया है इसमें भी मुद्रा का आधार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्व के बारे में जान लेते हैं। कल्याणकारी राज्यों की स्थापना के साथ ही राज्य के आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप बढ़ गई है। मतलब कि राजस्व जो हमारा ये कल्याणकारी राज्य है, इन सब में भी मुद्रा का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा आर्थिक क्रिया में बढ़ गया है कि जो है कि कोई भी कार्य हो वो मुद्रा के बिना नहीं होता। सरकार उचित कर निर्धारण, व्यय तथा ऋण की नीति के द्वारा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है। मतलब कि ये जो सरकार जो है उचित हमें निर्धारण दी है, व्यय का, ऋण का, आदि आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती रहती है वो हमारे जीवन में। किंतु मुद्रा के अभाव में सार्वजनिक व्यय और आय की क्रिया संचालित नहीं की जा सकती। लेकिन आज के समय में हमारी जो आय है इसमें जो है कि किसी भी प्रकार की सार्वजनिक क्रिया संचालित नहीं की जा सकती, बाहरी चीज़ें। वस्तुतः मुद्रा हमारी समस्त आर्थिक क्रियाओं में के प्रेरक शक्ति है। मतलब कि वास्तव में वस्तुतः मतलब कि एक रूप से मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन में, हमारे आर्थिक क्रिया को एक प्रेरक के रूप में शक्ति प्रदान करती है। मुद्रा अर्जन की प्रेरणा से ही आज सारा भूमंडल क्रियाशील है। मुद्रा अर्जन का मतलब है मुद्रा प्राप्ति, अर्जन का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, ग्रहण कर लेना। मुद्रा की प्रेरणा से ही हमारा सारा जो भूमंडल है, मतलब कि जो भूमि स्थल है, यह क्रियाशील है, क्योंकि मुद्रा से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। आधुनिक युग में मुद्रा के बिना मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं है। आज के युग में बिना मुद्रा के किसी भी प्रकार के मानव को किसी भी आर्थिक क्रिया को संभव है ही नहीं। बिना मुद्रा के वो कोई कार्य कर ही नहीं सकता, वो चाहे किसी भी प्रकार के कार्य हो। प्रोफेसर मार्शल का कथन यह है कि नितांत उचित एवं प्रासंगिक है मुद्रा वह धुरी जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। प्रोफेसर मार्शल के कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो मुद्रा है ये उचित एवं प्रासंगिक है, क्योंकि ये बहुत ही उचित एवं महत्वपूर्ण है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर हमारा जो अर्थ विज्ञान है ये चक्कर लगाता जा रहा है, लगाता जा, जैसे सूर्य की परिक्रमा हमारे जो 8 ग्रह मिलके करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसी तरह से जो मुद्रा है इसके चारों ओर चक्कर हमारा विज्ञान का अर्थ विज्ञान लगाता है। आगे देखते हैं। यदि आज मुद्रा न होती हम आर्थिक विकास के उस शिखर तक कभी न पहुंच पाते। अगर आज के समय में मुद्रा न होती, वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलती रहती, तो हमारे आर्थिक जो विकास हो रहे हैं, जिस शिखर पे हम लोग आज तक पहुंच रहे हैं, कोई यूएस जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, वहाँ पर आज तक हम पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वे बचत तो कर ही नहीं पाते, और बचत नहीं कर पाते तो वो आगे उस देश का, उस राज्य का
विकास हो ही नहीं सकता। जहाँ आज हैं मुद्रा के विशिष्ट गुणों और अद्वितीय लाभों के कारण ही मुद्रा को एक अच्छा सेवक कहा जाता है। मतलब कि ये जो मुद्रा के जो अच्छे कार्य हैं उन्हीं के कारण हम लोग मुद्रा को एक अपना अच्छा सेवक कहते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि मुद्रा के दोष भी बहुत सारे हैं। लाभ तो आप लोग जान ही हैं कि मुद्रा के लाभ इतने सारे हैं, वो हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है हमारा जीवन यापन करने के लिए। लेकिन मुद्रा के दोष भी हैं कई प्रकार के, जैसे कि मुद्रा अगर आविष्कार है तो हमारे लिए एक जो है कि विनाशकारी कारण भी बन सकती है। सॉरी, आगे चलते हैं। मुद्रा के दोष के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वस्तुतः मुद्रा में अनेक गुण हैं, यथापि यह मानव के लिए एक अमिश्रित वरदान नहीं है। मतलब कि मुद्रा तो अनेक गुण हैं अच्छे, लेकिन वो हम मानवों के लिए एक अमिश्रित वरदान नहीं है। मतलब कि एक अच्छा जो है कि वरदान नहीं है। हाँ, मुद्रा हमें भी चला सकती है, हम मुद्रा को भी चला सकते हैं। अगर हमारे पास उतनी काबिलियत है तो हमारे पास मुद्रा है, हम उसको चला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास काबिलियत नहीं है, हमारे पास वो व्यवस्थाएं नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, वो गुण नहीं है, हमारे पास वो क्षमता नहीं है, तो मुद्रा ही हम लोगों को चलाएगी, ना कि हम लोग मुद्रा को चलाएंगे। और मुद्रा अगर हमें चलाएगी तो हानि ही होगा। आपके ऊपर जो है कि बोझ पे बोझ लगते जाएंगे, कर्ज पे कर्ज आते जाएंगे। लेकिन अगर हम मुद्रा पे काबू पा लेंगे तो हम जो है कि एक अच्छे एवं सफल व्यवसायी हो सकते हैं या एक व्यक्ति हो सकते हैं। माफ कीजिएगा। मुद्रा के कारण अनेक बुराइयां एवं दुष्प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं। मुद्रा के कारण अनेक बुराइयां एवं दुष्प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं। अनेक बुराइयों का मतलब होता है कि कोई मुद्रा के लिए किसी को मार दे रहा है जान से, किसी को कुछ कर दे रहा है। दुष्प्रवृत्तियों का मतलब होता है कि वाहियातें हरकतें कर रहे हैं इत्यादि। और निरंतर बढ़ रही है, और ये जो है कि निरंतर बढ़ती भी जा रही है मुद्रा की वजह से। मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम लोग अगर काबिल होंगे मुद्रा को चलाने का, वो एक अच्छा सेवक है लेकिन वो बुरा स्वामी है। सेवक तो अच्छा है लेकिन स्वामी बुरा है, क्योंकि सेवक है तो वो हमारे लिए अच्छा ही काम करेगा। हम जो भी करेंगे वो उसको अपने लाभ के लिए करेंगे। अगर वो स्वामी बन जाएगा तो हम उसके नौकर बन जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। जो हमारी मुद्रा है ये एक आवश्यक बुराई भी है, एक महत्वपूर्ण बुराई भी है। मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयावह आविष्कार है। मुद्रा तो एक बहुमूल्य मतलब कि एक इतना ज़्यादा अत्यंत ही मूल्यवान वस्तु भी है और भयावह आविष्कार है। मतलब कि मुद्रा के अगर आप ढेर सारी पैसे लेके जा रहे हैं कहीं पे, तो कोई आपका पीछा करके आप कर भयावह जो है कि संकट डाल सकता है, आपको मार सकता है, आपको धमकी दे सकता है, आपके सारे पैसे ले सकता है, आपके पूरे जीवन की जो आपकी कठिन परिश्रम मेहनत है उन सबको वो एक मिनट एक क्षण में ही वो समाप्त कर सकता है। मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने पर संकट एवं अस्त व्यवस्था का कारण बन जाती है। मुद्रा तो हम मनुष्यों के लिए एक वरदान का स्रोत है, लेकिन वो अगर अनियंत्रित हो जाएगी, अगर तुम्हारे नियंत्रण से वो हट जाएगी तो अनेक संकटों एवं अस्ता व्यवस्था का कारण बन सकती है। अनेक संकट के मतलब होता है कि अगर आप जा रहे हैं तो कोई आपका छीन लेगा, आपकी कोई पैसे छीन लेगा, कुछ भी कर सकता है। अस्त व्यवस्था का मतलब होता है कि आप पे चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है, आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो आपके ऊपर जो है कि इनकम टैक्स का वो लग सकता है इत्यादि बाकी सारे बातें। मुद्रा के प्रति उपयुक्त विरोधी विचारधारा इसके दोषों एवं प्रयोग में उत्पन्न दंड वृत्ति के कारण उत्पन्न हुई मुद्रा के दोषों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कि हमारी जो मुद्रा है इनके अनेक विरोधी हैं जिनका दोष उत्पन्न किया गया है अनेक दंडों के माध्यम से। मुद्रा के दोषों के 3 श्रेणियों को वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 आर्थिक दोष, सामाजिक दोष, नैतिक दोष। आर्थिक दोष का मतलब होता है जैसे कि कोई अगर व्यक्ति है तो चतुराई कर लेगा, किसी व्यक्ति से अधिक मुद्रा ले लेगा, इन सब बातों में। सामाजिक मतलब कि लोगों के द्वारा। नैतिक मतलब कि आपसी।
आगे देखते हैं। मुद्रा के आर्थिक दोष। मुद्रा के कारण समाज में निम्नलिखित बुराइयों एवं दोषों का बल मिला है। मतलब कि मुद्रा को अनेक बुराइयों का, दोषों का बल मिल चुका है। से आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण। मुद्रा औद्योगिक व्यवस्था का आधार है। अतः समाज में कुछ व्यक्तियों ने चतुराई एवं अत्यधिक मुद्रा संग्रह कर ली है और उत्पादन साधनों की अपने हाथों में संकेंद्रित कर लिया है। अविकसित देश में आर्थिक सत्ता एवं केंद्रण का प्रभाव राजनीतिक सत्ता पर भी पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों की संपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक नीति कुछ व्यक्तियों के हाथ की कठपुतली मात्र ही रह गई हैं। कहने का मतलब, ये तात्पर्य ये है कि हमारी ये जो मुद्रा है, ये मतलब कि हम साधनों के लिए, इन साधनों के अपने हाथ में इतनी अच्छी तरह से केंद्रित किया हुआ है कि जो देश अविकसित हैं उनके ये संकेंद्रण में आके, उनके ये केंद्र में आने के बाद वो राजनीतिक सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव पड़ने ही नहीं देते, जिससे कि वो राज्य जो है कि वो देश जो है कि बढ़ोतरी कर सके, वो अग्रसर हो सके, वो जो है कि गतिवान हो सके। जिसके कारण जो हमारे ये देश है राजनीतिक का, आर्थिक का, ये केवल इन मुद्राओं के कारण ही उनकी एक हाथ की कठपुतली के समान हो गया है। वो मुद्रा चल ही नहीं सकती, उनके वो जिस तरफ उसे डाल देंगे, जिस तरफ ढाल देंगे, वो बेचारे ढल जाते हैं। उसी तरह से ऋणग्रस्तता में वृद्धि। आगे देख लेते हैं। मुद्रा ने ऋण व्यवस्था की सुविधाजनक बना दिया है। मुद्रा जो है ऋण व्यवस्था को इतना सुविधाजनक बना दिया है, जिससे उधार लेने की अदा को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि हम उधार भी ले सकते हैं, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। गरीब देश में भी ऋण लेकर संपन्न होने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, और जो गरीब देश हैं वो लोग भी जो है ऋण लेके अपना मौज करते हैं। इस कारण अर्धविकसित एवं विकासशील देश ऋण के चलते रहते हैं, उन्हें भारी राशि के द्वारा ब्याज चुकाना पड़ता है। इसका एक उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कोई देश है, आप भारत के देश से वो 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए ले लेता है, और वो इस तरह से वो दर प्रतिदर ऋण लेते रहता है एक देशों से। एक समय ऐसा आता है कि उसके पास कुछ बच ही नहीं जाता, और जब देश उससे अपना ब्याज सहित पैसा मांगने लगते हैं तो वो चुकाने में उसे असमर्थ हो जाता है, जिससे उनके देश की तो विकास कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस देश में मुद्रा की कमी होती है उस देश में कभी भी जो है कि विकास हो ही नहीं सकता। व्यापारिक चक्रों को जन्म। मुद्रा के कारण मंदी तथा आर्थिक तेजी को जन्म मिलता है। मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में असंतुलन होने से ही तेजी से मंदी का दौर आते हैं, जिनका उत्पादन, आय, रोजगार तथा व्यावसायिक उद्योग में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारी ये जो मुद्रा का ये जो जन्म हो रहा है आर्थिक जीवन में, इसका जो मांग है वो असंतुलित होता जा रहा है, और तेजी से मंदी का कारण वो हमारे जीवन में बनता चला जा रहा है, जिनका उत्पादन, आय, रोजगार तथा व्यवसाय व उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने देता। मुद्रा में मूल्य में स्थिरता का अभाव। मुद्रा का गंभीर दोष यह भी है कि मुद्रा के मूल्य में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के कारण आर्थिक जीवन में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, और इन्हीं परिवर्तनों, जो हमारे आर्थिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, इनसे जो हमारा ये जीवन है ये सबसे ज़्यादा वो कठिनाई में चले जाते हैं। इससे हमारे उद्योग में, व्यापार में हानियाँ होती रहती है, हमारे वाणिज्यिक व्यवसाय में, और वो सरकार के घाटे में वृत्ति को अपनाने में बड़ा अस्त्र मिलता है। और जो सरकार के घाटे होते हैं उनको जो है कि बढ़ावा देने में, अपनाने में उनको बहुत ही बड़ा अस्त्र मिल जाता है, जिससे मुद्रास्फीति स्थिति विद्यमान है। जिससे मुद्रास्फीति का मतलब है मुद्रा की घटना। स्फीति का मतलब होता है घटना। मुद्रा की मांगें घट जाती हैं, मुद्रा का माप घट जाता है, जिससे सामान्यतः जनता तथा विशेषकर निश्चित आय वाले व्यक्ति से बहुत कष्ट होता है। जिससे कि हमारी ये जो सामान्य जनता है, इसे जो है विशेष करके अनेक प्रकार की निश्चित आय में उनको जो है कि बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाता है कि वे क्या करें। आगे देखते हैं। वर्ग संघर्ष का उदय। मुद्रा की शक्ति के बल पर समाज के कुछ व्यक्ति हमारे जो हैं, उन लोगों के कारण जो है कि हमारी ये जो मुद्रा है, इनमें इतना ज़्यादा जो है कि
संघर्ष नहीं हो पाता। वे बेचारे इतने ज़्यादा जो है कि इतने ज़्यादा वो लोग बदल जाते हैं समाज के प्रति। उनके मुद्रा की शक्ति उनके पास रही नहीं जाती कि वो मुद्रा को चलाएं, तो चलाएं कैसे। वो इतने असमर्थ हो जाते हैं कि प्रायः पूंजीवादी देश में अमीर और गरीब अथवा हुजूर तथा मजूर दो वर्ग में बन जाते हैं, जिससे समाज में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। मतलब कि वे इतने गरीब भी हो जाते हैं कि वो गरीब को हुजूर और मजूर बोलेंगे। देखते हैं मुद्रा के सामाजिक दोष, प्रतिष्ठा का मापदंड। अब चलिए थोड़ा सा ही बचा है, उसको फटाफट पूरा कर लेते हैं हम लोग। अधिक मुद्रा का अर्जन समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान का मापदंड भी हो गई है। मतलब कि हमारे अधिक जीवन जो है मुद्रा को अर्जन करने से, प्राप्त करने में इतना जो है कि उस मुद्रा को हमारे सामाजिक दोष में इतना ज़्यादा जो है कि धोखेबाजी से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म इत्यादि बातों की धारणाओं से हमारे जो ये मूल्य है, जो हमारे मुद्रा की जो दोष हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अधिकाधिक शोषण, मुद्रा के लोभ में समाज में शोषण एक विषम चक्र चालू हो चुका है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार की, किसी भी रीति से तथा किसी भी क्षेत्र से अधिकाधिक मुद्रा प्राप्त करने की होड़ में लगा हुआ है। मतलब वो हर प्रकार की चीज़ों को, मुद्रा को इतनी अच्छे से वो कर रहा है, जिससे कि आप बता नहीं सकते कि वो कितना ज़्यादा शोषण में वो चल रहा है। किसी भी रीति से तथा किसी भी क्षेत्र से अत्यधिक मुद्रा प्राप्त करने की होड़ में लगा हुआ है। कारखानों में मजदूर और कार्यालयों में कर्मचारी का तथा संपन्न वर्ग में बड़ा ही दुर्बल वर्ग से शोषण किया जा रहा है। मतलब कि उन चीज़ों का इतनी बुराई से उन लोगों का चलन किया जा रहा है, जिससे कि उन लोग जो है कि दम बेकाबू हो चुके हैं। शत्रुता में मुद्रा भाई भाई में विरोध, मित्रों में शत्रुता और साथी सहयोगी में मनमुटाव का कारण बनती है। मुद्रा भाई भाई में, जैसे घर के बंटवारों में, मित्रों में, जैसे कि तुमने ये किया वो किया, शत्रु बना देते हैं। अनेक बार मुद्रा के लेन देन को लेकर सूखा परिवार नष्ट हो जाता है। सुखी परिवार मुद्रा के लेन देन में नष्ट हो जाती है। सुखी परिवार, छोटे परिवार और सामाजिक जीवन की शांति भंग हो जाती है, और हमारी जो समाज में उनका जीवन यापन होता रहता है, उनकी शांतियाँ भंग हो जाती है मुद्रा के चलते। मुद्रा के नैतिक दोष, मुद्रा के कारण मानवीय मूल्यों में भारी गिरावट आई है। प्रेम, सदाचार, सद्भावना और मित्रता जैसी अभौतिक तत्वों को मुद्रा की मोह ने समाप्त कर दिया है। और ये जो हमारा जो मौद्रिक दोष है मुद्रा के, वो प्रेम, सदाचार, सद्भाव, मित्रता आदि के चीज़ों को मुद्रा ने मोह से समाप्त कर दिया है। इन सब की किसी के पास मोह है ही नहीं, सब लोग पैसों से ही हैं। मुद्रा चोरी, हत्या, छल एवं प्रतिज्ञा भंग करने की मुख्य कारण बन गई। मुद्रा चोरी के रूप में कार्य करती है। किसी की हत्या करने में, छल करने में, प्रतिज्ञा को किसी के भंग करने में मुद्रा अत्यंत ही ज़्यादा भूमिका निभाती है। अंग्रेजी दार्शनिक रस्किन ने मुद्रा की निंदा करते हुए कहा है, मुद्रा के शैतान ने आत्माओं को दबा लिया है। किसी भी धर्म या दर्शन में इसे बहिष्कृत करने की शक्ति नहीं दिखाई पड़ती है। उनके कहने का मतलब है कि मुद्रा का ये जो शैतान है, हमारे आत्मा को दबा लिया, हमारा जो पवित्र आत्मा है उसको उसने दबा लिया है, और धर्म और जो दर्शन है, इन सब को वो बहिष्कृत कर दिया है हमारे जीवन से। कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, दहेज, वेश्यावृत्ति आदि नैतिक दोष मुद्रा अर्जन की लालसा से उत्पन्न हुए हैं। कालाबाजारी मतलब कि जो लोग चोर चमारी करते हैं। रिश्वतखोरी, जैसे कि कई लोग रिश्वत ले लेते हैं। दहेज की प्रथा इत्यादि आप लोग जानते हैं। नैतिक दोष मुद्रा अर्जन के लालसा में, वो लोग इन सब से उत्पन्न होते हैं, मुद्रा के लालसा से। जैसे बहुत से लोग लालची होते हैं मुद्रा के। इस प्रकार मुद्रा मानव के नैतिक पतन का मुख्य कारण बन चुकी है। अब हम आपको थोड़ा सा निष्कर्ष बता देते हैं।
मुद्रा का अंत अथवा नियंत्रण। मुद्रा का अंत एवं नियंत्रण कैसे हो सकता है? मुद्रा के उपयुक्त दोष हमें यह सोचने के लिए विवश करते हैं कि मुद्रा जो इतने दोषों तथा बुराइयों के लिए उत्तरदायी है, उनका अंत क्यों न कर दिया जाए, जो कि हमें इतना ज़्यादा जो है कि अंत की तरफ लेके जाता है। इस पर हम निरपेक्ष दृष्टि से विचार करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उपयुक्त दोष स्वयं मुद्रा के नहीं है, अपितु मुद्रा के अनुचित तथा अव्यवस्थित उपयोग से हैं। इसमें मुद्रा का कोई दोष नहीं है कि वो इन सभी बुराइयों के काम आ रहा है। उन सब का दोष मानव का है, जो कि मुद्रा को सही रूप से चला नहीं पा रहा है, उसको सही व्यवस्था दे नहीं पा रहा है। मुद्रा एक जड़ पदार्थ है जिसका उपयोग हम जिस प्रकार चाहें उस प्रकार कर सकते हैं। मुद्रा तो केवल जड़ है, हम लोग तना है, हम लोग जैसे चाहें उसे उस तरह से ढाल सकते हैं। जैसे जिस प्रकार चाकू का प्रयोग सब्जी काटने, फल काटने, कागज काटने आदि के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें कोई उपयोगकर्ता अपनी नाक काट ले, चाकू उसका दोष नहीं है। आपको एक उदाहरण भी मिल गया कि अगर वो सब्जियों काटने के लिए चाकू का प्रयोग करता है तो उससे अगर उसके हाथ या नाक कट जाते हैं तो उसमें चाकू का कोई दोष न रहता, इसमें खुद का ही दोष रहता है। यह तो उपयोगकर्ता की नासमझी है। ठीक उसी प्रकार मुद्रा की उपयोग भी साधन के रूप में मानव सेवा के लिए महत्वपूर्ण आविष्कार है। जब मानव मुद्रा पर अपना नियंत्रण खो उठता है तो वो इन्हीं सभी अभिशाप को दुरुपयोग को बना के जन्म देती है। मतलब कि जब मनुष्य जो है मुद्रा से अपना नियंत्रण खो देता है, वो उससे बेकाबू हो जाता है मुद्रा, तो वो इन्हीं प्रकार के दुरुपयोग एवं अभिशाप को जन्म देती हैं। वास्तव में यह ठीक ही कहा है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी भी है। अतः हमारा कर्तव्य है यह मुद्रा की सेवक को रूप में बनाए रखना और मालिक न बनने देना। यदि मुद्रा को सेवक के भांति नियंत्रण में रखा जा सकता है तो मानव के आधुनिक समाज के लिए वरदान है। मतलब कि अगर हम मुद्रा को अपना सेवक ही बना के रखें तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक, इन मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक है, न कि उनको अपना जो है कि मालिक बना दें, स्वामी बना दें। मुद्रा का अंत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुद्रा नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आवश्यकता है कि उस पर नियंत्रण लगाएं, और नियंत्रण से आर्थिक शक्ति का केंद्र बन चुकी है मुद्रा के अनावश्यक संग्रह एवं लालच की प्रवृत्ति मुद्रा को अनावश्यक प्रसार एवं निरुत्साहित करने के प्रयास में करती रहती है। मतलब कि मुद्रा जो है वो जो है कि हमारे शक्ति एवं विकेंद्रीकरण को इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त कर देती है कि मुद्रा के रहते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते अगर हम उस पे से अपना नियंत्रण खो चुके हैं। तो यहीं पर हमारा वीडियो जो है कि समाप्त होने वाला है, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है मुद्रा से कार्य एवं महत्व ये समाप्त हो गया है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम आपको जो है कि मुद्रा के कुछ बारे में बताएंगे कि मुद्रा हमारे भारत में 4 जगहों पर ढाले जाते हैं, जिसे कि हम टंकण कहते हैं, जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है। तो आज हम उन 4 जगहों के नाम बताते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं, यहीं पर जो हमारे यहाँ पर इतना थोड़ा सा जगह खाली है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला तो है नोएडा में, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं बता रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। हमारा जो है कि नोएडा में छपता है। आप लोग सिक्कों को लेके भी देख लीजिएगा, आपके घर पे तो चिल्लर होंगे ही, 1 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, तो आप देख लीजिएगा जो नोएडा का होगा, नोएडा के जो नोएडा का चिन्ह होगा, अब जिस तरफ एक राज्य चिन्ह होता है हमारे, जिस तरफ 4 सींग रहते हैं ना हमारे सिक्के में, मतलब कि हेड की तरफ, तो उसमें नीचे एकदम जहाँ पे सन दिया रहता है 2021 2022, वहाँ पे अगर डॉट का चिन्ह होगा, ये डॉट समझते हैं ना कि ये गोल, जहाँ पे गोला चिन्ह होगा वो नोएडा में छपा होगा। और कोलकाता में जिस सिक्के की ढलाई होती है उसमें किसी भी प्रकार के निशान नहीं होंगे, आप देख सकते हैं। और तीसरा छपता है मुंबई में, जिसका डायमंड का होता है, डायमंड का बोले तो ये बर्फ़ी के आकार का, ठीक है। और चौथा हमारा हैदराबाद में छपते हैं, मतलब कि ढलाई की जाती है। हैदराबाद में ये वाले रहते हैं, मतलब स्टार के।
आप जहाँ पे आप सिक्के लेके देख लीजिएगा, घर पे होंगे आपके, तो नीचे आपको जहाँ पर जो है कि वो सन दिए रहते हैं कि 2022 में छपे, इसमें आप नीचे देख लीजिएगा और आपको इनसे पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे छपा है। जैसे कि नोएडा का डॉट में है, कोलकाता का कुछ भी उस पर निशान नहीं रहेगा, जो कोलकाता में ढलाई की रहेगी, मुंबई में डायमंड के रहेंगे और हैदराबाद में स्टार के रहेंगे। इन 4 जगहों पर सिक्का ढलाई का कार्य किया जाता है। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। हाँ, अगर आपको इस पाठ से अगर कोई भी समस्या हो या आपको अगर परीक्षा उपयोगी प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसमें कोई भी आपको हिचकिचाने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।